नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द एग्जाम स्पेयर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। कुछ लोग परेशान भी होंगे क्योंकि एग्जाम जो चल रहे हैं। देखो, एग्जाम चलेंगे वो बात अच्छी है। कुछ लोगों के एग्जाम हो चुके हैं, कुछ लोगों के होने वाले हैं। जिन लोगों के एग्जाम हो चुके हैं उन लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। उन लोगों से मेरी बात भी हुई है, 2-3 लोगों से। तो उन लोगों ने मेरे को बहुत अच्छी चीज़ ये बताई है कि भैया 60 से 70% जो पेपर आ रहा है ना, वो ऐसे मॉक पर आधारित आ रहा है, यानी कि कुछ नया नहीं आ रहा। ठीक है। और जो 10-20% वो तो अब हमारी जो मेहनत थी वो करके आए 80+। एक ने 86 अटेम्प्ट किए, एक ने 91 ऐसे कुछ अटेम्प्ट किए। 2 लोगों से मेरी बात हुई है कल जिनका पेपर हुआ था। ठीक है। तो चलो, ज़्यादा आपका टाइम खराब नहीं करूंगा। मैं करने वाला हूँ ग्रुप डी का मॉक नंबर 7, जो कि न्यू पैटर्न पर आधारित है। मैं इस सीरीज के टोटल 15 मॉक करवाने वाला हूँ आप लोगों को। कितने? 15 मॉक। जिनके एग्जाम नहीं हुए हैं अभी या सेकंड फेज में आएंगे, तो वो लोग क्या कर सकते हो, वीडियो देखो और समझने की कोशिश करो। एक्चुअल में मैं इस मॉक में ये नहीं करवाता कि सिर्फ सॉल्यूशन कराऊंगा, उसको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जीके में उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन देता हूँ, जो जो एग्जाम में पूछी जा सकती है उसकी से संबंधित। 1.5 घंटे में इतना कंटेंट दे देता हूँ कि बहुत से लोग 2-3 घंटे में नहीं दे पाते। ठीक है। तो चलो मॉक शुरू करते हैं। मॉक नंबर 7। 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट। नेट नहीं चल रहा है क्या सही से? 1 मिनट वेट करिए, मैं दोबारा शुरू। हाँ तो दोस्तों, वापस आ गए अपन। चलो मॉक नंबर 7 शुरू करते हैं। हाँ, टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। तो आप लोगों को वहाँ से बेनिफिट क्या मिलेगा, मैं वहाँ पे रिव्यू डालता रहता हूँ। जो क्वेश्चन मुझे मिलते हैं मैं इनको लिख के डाल देता हूँ, या फिर जो भी मुझे मिलता है मैं वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ। चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे का अदर कोई भी एग्जाम हो, हम उसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मैंने ग्रुप डी के लिए करंट अफेयर की भी 8 पीडीएफ डाली हुई है, वहीं से करंट अफेयर आ रहा है 90%। हाँ, कुछ तो देखो नया आएगा, लेकिन 80 से 90% जो कि करंट अफेयर के 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो वहीं से आ रहे हैं। ठीक है। तो आप लोग पढ़ सकते हो पीडीएफ भी। तो चलो मॉक नंबर 7 शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि पता है आप लोगों को, अपन करते हैं मैथमेटिक्स। जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो वो कर सकते हो आप लोग। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि बहुपद बहुपद एफ एक्स बराबर ए एक्स क्यूब प्लस 4x² माइनस 2x माइनस 6 के शून्य का गुणनफल 2 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। देखो, शून्य का गुणनफल क्या होता है? शून्य का गुणनफल बताओ क्या होता है? मैंने आप लोगों को बताया भी है। क्या होता है? -d/a। क्या ये बात सबको पता है? तो -d क्या हो जाएगा? 6, यानी कि -d6 हो जाएगा। और a कितना हो जाएगा? a की जगह a हो जाएगा। इनका मान क्या है बताओ? 2 है। ये प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो ये 2 से 3 बार चला जाएगा। a बराबर क्या आ जाएगा? 3। क्या आप लोगों को पता है ये बात? बनता कैसे? ये क्या है ना, इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x³ प्लस bx² या x² प्लस cx प्लस d बराबर 0। ये क्या है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है। यहां से इसका शून्य का गुणनफल -d/a होता है। ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आ गया? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 cos टू सॉरी 2 cos a cos b बराबर cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b का प्रयोग करते हुए cos 75 cos 15 का मान ज्ञात कीजिए। एक बार बताओ, मैंने a की जगह क्या रख दिया? 75 रख दिया, b की जगह 15 रख दिया। अब टू टू कोस 75 डिग्री और कोस 15 डिग्री। अब देखो, इसी में मान रखना है सिर्फ कोस कोस। ठीक है। 75 प्लस 15 प्लस कोस 75 माइनस 15। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बताओ?
ये इसका मान ज्ञात करना है अपने को, ठीक है। अब देखना मेरी बात सुनना, ये कितना हो गया, कोस 90 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री। 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0, और कोस 60 डिग्री का 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 कोस कोस 75 डिग्री कोस 15 डिग्री बराबर 1/2। अगर मुझे चाहिए क्या, कोस 75 और कोस 15 का मान चाहिए, तो 2 को इधर लाऊंगा तो कितना हो जाएगा बताओ, 1/4। इनकी कोस 75 और कोस 15 का मान क्या हो जाएगा, 1/4। क्या आप लोगों को सबको ये बात समझ में आ गई? कुछ नहीं है, फॉर्म इन्होंने पहले इसका प्रयोग करते हुए इसका मान रखना है, ठीक है। यदि हम किसी भिन्न को स्वयं उसी से गुणा करते हैं और इस प्रकार प्राप्त गुणनफल को उसके व्युत्क्रम से भाग दे, तो प्राप्त भिन्न 18 सही 26/27। तो मूल भिन्न क्या है, एक चीज बताइए, भिन्न को कैसे लिख सकते हैं, एक्स बाई वाई के रूप में। अगर ये मान लो कि एक्स बाई वाई क्या है, एक भिन्न है, अगर मैं इसको मान लू स्वयं से ही गुणा कर दूं, और फिर व्युत्क्रम क्या होता है, किसी चीज का उल्टा। अगर एक्स बटे वाई का उल्टा क्या होगा बताओ, वाई बटे एक्स। मैं क्या करता हूं, इसका अगर भाग दे दूं वाई बटे एक्स का, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 18 सही 26/27। ये इसने दे रखा है। अब मैं क्या करूंगा, एक्स, ये तो एक्स स्क्वायर हो गया, ये वाई स्क्वायर हो गया, ये ऊपर चला जाएगा एक्स, और ये वाई नीचे आ जाएगा, भाग तो उल्टा हो जाएगा क्या, भाग मल्टीप्लाई में, ठीक है। इसको क्या लिखूंगा बताओ, 27/8 या 18/7। एक काम करो, 18/7 कितना हो, 126, इनकी 6 12 18 2 36 12 486 प्लस 26, इनकी कितना हो गया, 512/27। ओके, ये क्या हो गया, एक्स क्यूब बटे वाई क्यूब बराबर 512/27। ये घनमूल किसका होता है, ये 8 का होता है, और ये किसका होता है, 3 का। तो ये एक्स बटे वाई बराबर क्या आ जाएगा भाई, 8/3। तो क्या आंसर हो जाएगा, 2 सही 2/3, ठीक है, 2 सही 2/3। तो मेरा आंसर क्या हो गया, ए। कुछ नहीं, जैसे बोले वैसे कर दो। 5 सदस्यों वाले घर में 60 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन है। 25 दिनों के बाद उनके घर 20 मेहमान आते हैं, और ज्ञात कीजिए कि शेष भोजन कितने दिनों तक चलेगा। एक चीज बताइए मुझे, इस पे क्या करते हैं अपन, शेष पे काम करते हैं, शेष पर, है ना, जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट आता है। मैं एक चीज मुझे बताइए, 5 सदस्य वो 60 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन है, ठीक है, मैंने मान लिया। 25 दिनों के बाद उनके घर 20 मेहमान आ जाते हैं। सुनना मेरी बात को, 25 दिनों तक तो ये 5 लोग ही होंगे, ठीक है। देखो, 2 तरीके से कर सकते हो आप इसको। एक तो मैं बता देता हूँ, चलो बेसिक बता देता हूँ। 5 सदस्य हैं, 60 दिनों तो भोजन करेंगे, टोटल टोटल भोजन हो गया। 25 दिन तक कितने, 5 सदस्य करेंगे, और 20 मेहमान आ जाते, तो अब कितने हो गए, 25, और टोटल x दिन तक। ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें से आंसर कितना आ जाएगा, 300 माइनस ये कितना है, 125, तो 175 आ जाएगा, 175/25x। तो x बराबर आ गया कितना, 7 दिन आंसर हो जाएगा। ये एक बेसिक तरीका हो गया, ठीक है, जो कि बहुत फास्ट भी है, इतना नहीं, इतना भी बेसिक नहीं है कि आप तेजी से ना कर पाओ। लेकिन मैं एक काम बताता हूँ, एक चीज आपको बताता हूँ। मैं क्या बोलता हूँ कि 5 सदस्य हैं, 60 दिनों के लिए भोजन करते हैं। एक बार बताओ, पांच पांच अगर 25 दिनों के बाद 20 लोग मेहमान आ रहे हैं, तो क्या इन्होंने 25 दिन तक तो खाया होगा? अरे इसी प्रकार खाते रहते, तो ये क्या करते, 25 दिन मतलब 60 दिन तक चलता। लेकिन बचा कितना मेरे पास, अब कितना बचा, 35 × 5 बचा। इनकी शेष भोजन इतना बच गया। लेकिन ये भोजन कितने लोगों को खिलाना है, अब 20 लोग और मेहमान आ गए, ठीक है, तो 25 लोग हो गए। 25 लोगों को कितने दिन तक खिलाना है, बस यही तो पूछा इसने। 5 से 5 बार गया, 5 से 7 बार गया। तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक भी बन गई, ठीक है। मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ए। दोनों तरीके से मैंने बता दिया। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, एक्स स्क्वायर बराबर 17/4 होता है। एक चीज बताओ, अगर मुझे एक्स क्यूब माइनस 1/x³ चाहिए, तो मुझे x माइनस 1/x चाहिए होगा। मैं इसके एक्स स्क्वायर कैसे निकालता हूं, चलो बताओ। ये अगर a है तो क्या निकालता हूं, a² + 2, यही निकालता हूं ना। यानी कि इसमें +2 किया गया होगा, स्क्वायर करने के लिए +2 किया हो गया। तो अगर मुझे वापस यहां आना है तो -2 कर दूंगा, 17/4 - 2। क्या ये बात सबको समझ में आ गया, 9/4 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा,
एक्स माइनस वन बाई एक्स बराबर कितना हो जाएगा 3/2, क्योंकि इसका अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास एक्स माइनस वन बाई एक्स बराबर ये आ गया। मुझे चाहिए क्या, क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब। जैसा कि आप लोगों को पता है ये निकालते कैसे, एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब इससे, तो ए क्यूब प्लस 3 है। तो ए का क्यूब कितना हो जाएगा, इसका क्यूब कितना हो जाएगा 27/8 प्लस 3 × 3/2। तो ये कितना हो जाएगा 27/8 प्लस 9/2। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से, तो ये कितना हो जाएगा 27 36 कितना हो गया 63/8, 63/8। इनकी पांचवे का आंसर क्या आ गया भाई, बी बी बी। क्या सब लोगों को बात समझ में आ गई? उम्मीद करता हूं समझ में आ रही होगी। एक बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी आधार की त्रिज्या इतनी है 12.5 है और उसकी ऊंचाई आधार की त्रिज्या का 4/5 है। अगर आधार की त्रिज्या ये है 5, 5 का मान ये है, तो 4 का मान कितना होगा, ये कितना है 2.5 गुणा है, तो 4 का मान कितना हो जाएगा 20, यानी कि हाइट क्या हो गई 20 हो गई। ओके, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। डेली बताता हूं आजकल तो मैं, क्वेश्चन बार बार आता है। ओके, तो समझना मेरी बात को। अरे यार ये हिल क्यों रहा है यार, एक मिनट, थोड़ा सा लैपटॉप हिल रहा है यार, मैं इसको सही कर लेता हूँ। अब देखो इसमें सिर्फ मान रख दो, आप लोग सिर्फ इसमें मान रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। पाई की जगह मैं 22/7 रखूंगा। अब आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 12.5 को क्या 25/2 लिख सकता हूँ, 25/2 आसानी हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, h बराबर 10, 10 होगा ना यार, 10 में 20 को लिख दिया वहां पे। ओके, अब कैलकुलेट कर लो भाई, कर लो कैलकुलेट फटाक से। अच्छा पाई में पूछा है क्या इसने, पाई में पूछा है भाई, पाई में ऑप्शन। ओके, तो ये 2 से कितनी बार गया, 5 बार। तो ये कितना आ जाएगा 25 की स्क्वायर कितना हो 625 इंटू 5, यानी कि 1325 सॉरी 3125/2 पाई। तो कितना हो जाएगा इसका आधा, कितना हो जाएगा भाई 1550 का, 3100 का 1550 और 25 का आधा 22.5, 12.5, तो कितना हो जाएगा 1562.5। मेरा आंसर क्या आ गया भाई, बी। नेक्स्ट, 147 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है 210 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को कितने समय में पार कर जाएगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है, अगर खंबे को पार करेगी तो वो खुद की लंबाई को पार करेगी, इनकी 210 को कितने 147 की से पार करेगी। 147 को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, 5/18, तो ये 5 नीचे रह जाएगा, 18 ऊपर चला जाएगा। अब देखो इसने 147 काट नहीं रखा, इसने 147 सीधा वैसे के वैसे रख रखा है। इसको मैं 5 से 42 बार काटूंगा तो 18 2 36 और कितना 72 और 3 75। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? 147 का भाग दे दो, चाहो तो 21 से भी काट सकते थे, लेकिन इसने काट नहीं रखा, तो यहाँ पे अपने को ये कर 1470 का आधा भी करूंगा मैं 5 गुना, तो कितना हो जाएगा 735, यानी कि 5 सही 21/147। ये क्या आ जाएगा सेकंड, ये टाइम आ जाएगा। कहाँ है भाई 5 सही, ये रहा लास्ट में, डी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, सबको मालूम होना चाहिए। एक लंबवर्तीय बेलन का आयतन दे रखा है अपने को 8448, ठीक है। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसके आयतन को दर्शाने वाली संख्या का 1/8 है। एक चीज बताओ मुझे, लंबवर्तीय बेलन का आयतन अभी बताया पाई आर स्क्वायर एच होता है और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। इसका क्या है ना, आयतन का 1/8 है। समझना मेरी बात को, आयतन का 1/8 है, यानी कि इसका 1/8 है, इसका 1/8 है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसका 1/8 है, तो ये क्या हो जाएगा 8/1 हो जाएगा इधर जाके। ठीक है, आप लोगों को ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अगर मैं पाई से पाई काट देता हूं, आर से मैंने एक आर काट दिया, तो एच से एच काट दिया, तो क्या बच गया r/2 बराबर 8। तो आर मेरा कितना आ गया 16 आ गया, आर मेरा 16 आ गया। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? अगर आर 16 आ गया तो एक, अब मैं एच निकाल सकता हूँ, एच ही तो निकालना है मुझे, ऊंचाई तो निकालनी, कहां से निकालूंगा बेलन के आयतन से, 22/7 16 × 16 इंटू एच बराबर कितना हो गया भाई 8448। देखना 22 से मैंने काट,
भाई 11 से मैंने 2 बार काटा, 11 से मैंने कितने 7 और कितनी 6 और 8, ओके 8। देखो 16 से काटने का प्रयास करो। 16 चौक 64 और 9 49 बार। कितना 49 बार, 49 बार नहीं, सॉरी 48 बार, 48 बार 48 बार, ओके सॉरी। तो ये 3 बार गया, तो ये क्या आ जाएगा h बराबर 3 × 7/2, यानी कि 21/2 का मतलब 10.5, 10.5 डी आंसर। कुछ नहीं, फॉर्मूले में मान रखो और आंसर मिल जाएगा। यदि कोई वस्तु 840 रुपए में किसी लाभ पर बेची गई, जो 600 रुपए में बेची गई वस्तु की हानि के दुगने के बराबर है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक्चुअल में ये क्वेश्चन एनटीपीसी में बहुत पूछा गया है, अभी भी पूछा गया है 1-2 शिफ्ट में, ठीक है। अब समझना मेरी बात को, इसमें बहुत लोग दिक्कत परेशान होते हैं, समझ में नहीं आता। तो मैं सीधी चीज बताता हूँ। ये क्या बोल रहा है कि लाभ पर बेची गई 840 रुपए पर, एक 600 रुपए पे बेची गई। अब जो जितनी हानि हो रही है ना 600 रुपए पे बेची गई, उसका दुगना लाभ हो रहा है। क्या समझे बात को, कि अगर हानि 1 रुपए की हो रही है 600 रुपए बेचने पर, तो लाभ कितने का हो रहा है 840 रुपए बेचने पर 2 का। अगर मुझे -1 से 2 तक जाना है, तो क्या +3 का मान नहीं हो गया? +3 का मान कितना है, इनका अंतर कितना है 240, एक का मान क्या है 80। अब समझना, 80 रुपए एक का मान आ गया, 1 रुपए की हानि हो रही थी 600 रुपए बेचने पर। अगर एक की हानि हो रही थी, तो क्या मैं अगर इसमें 80 जोड़ दूंगा, 680 कर दूंगा, तो क्या मेरा क्रय मूल्य नहीं आ जाएगा? यानी कि विक्रय मूल्य प्लस हानि बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, सीपी। अगर मैं लाभ 840 में से, अगर मान लो कि इधर से भी निकाल सकते हो, आंसर तो मिल गया। अगर आप कहो कि हानि से मत निकालो भैया, लाभ से निकालो, अगर 2 का मान कितना हो गया 160, अगर मेरे पास 840 रुपए में बेचने पर 160 रुपए का लाभ हो रहा था, तो मैं अगर 840 में से 160 घटा दूंगा, तो क्या मैं मेरे पास क्रय मूल्य नहीं आ जाएगा? तब भी कितना आ जाएगा 680 रुपए। एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट जिसको बहुत आसानी से मैंने समझा दिया आप लोगों को। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, ये इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर कर दो, a/7, सॉरी 7/a बराबर a/ कितना हो गया। देखो जो क्वेश्चन फटाफट कर सकता हूं वो फटाफट करूंगा। 7 × 3 पॉइंट्स, तो a बराबर क्या हो जाएगा √7 × 3 4 3। इसको क्या लिख सकता हूँ 7 इंटू, इसको क्या लिख सकता हूँ 7 × 0.49 बार। समझना मेरी बात को। तो क्या हो गया 7 बाहर ले लो, और कितना 0.07 ले लो, 0.7 ले लो, तो कितना हो जाएगा 4.9। ये लो, कहाँ है आंसर, बस सी आंसर। भाई कैलकुलेशन नहीं है ना, इसको तो आप आसानी से कर ही लोगे। 300 मीटर लंबी एक ट्रेन है ना, एक बिजली के खंभे को पार करती है, कितने सेकंड में, 30 सेकंड में। एक बार बताओ, बिजली के खंभे को पार कर रही है तो खुद की लंबाई को पार कर रही होगी, क्योंकि बिजली के खंभे की तो कुछ लंबाई होती नहीं है। तो एक बार बताओ, अगर ट्रेन 360 मीटर 30 सेकंड में पार करी है, तो ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी बताओ? 12 मीटर पर सेकंड, 12 मीटर पर सेकंड। यहां से मुझे ट्रेन की स्पीड मिल गई। इस ट्रेन की, पहली ट्रेन की विपरीत दिशा में चल रही समान लंबाई की ट्रेन दूसरी ट्रेन को 15 सेकंड में पार कर जाती है। एक बार बताओ, अगर विपरीत दिशा में चलती है, तो क्या दोनों ट्रेनों की स्पीड नहीं जुड़ जाती? बिल्कुल सर, जुड़ जाती है। अगर दोनों ट्रेनों की स्पीड जुड़ जाती है और समान लंबाई की दोनों ट्रेनें हैं, यानी कि 360 की 2 ट्रेनें हैं, तो क्या एक बार बताओ, दोनों ट्रेनों को पार करने के लिए दोनों ट्रेनों की लंबाई चाहिए, और कितने सेकंड में? यानी कि S1 का मान मुझे 12 दे रखा है, S2 का मान मुझे ज्ञात करना है, और इसका मान कितना 15। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? यानी कि टोटल लंबाई अपॉन, मैंने अपोजिट दिशा में क्या दोनों ट्रेनें जो चल रही थी ना, उनकी मैंने स्पीड जोड़ दी। भाई यही होता है ना, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो होता है। तो एक बार तो ये टाइम है, ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है। अब इसको 15 से काटो, 3 से मैंने कितने बार काटा 5 बार, 3 से मैंने काटा कितनी बार, चलो 15 से सीधा ही काट देता हूं ना। 15 चौक 60, 120 इनके 8, यानी कि 12 प्लस S2 बराबर कितना आ गया 48। तो S2 बराबर कितना आ गया भाई 36 मीटर पर सेकंड। क्या ये मेरा आंसर आ गया बी। देखो इससे बेस्ट सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा इन मॉक्स का। तो
अब दो चीजें हैं, ये जब भी कॉन्सेप्ट आता है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, इसमें मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं कि या तो एक काम करो, एक्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई वाई प्लस जेड और ये जेड एक्स बटे 100 प्लस एक्स वाई जेड बटे 10,000। या तो इस कॉन्सेप्ट से कर्मिक छूट निकाल लो, एकल छूट, या फिर एक काम करो, सुनना मेरी बात को, अगर मैं 12,500 है, अगर मैं पहली छूट 10% की देता हूँ तो मैं 9/10 होगा, मेरा कितना होगा 7/20, क्योंकि मैं इसको 3/20 लिख सकता हूँ, इसको 1/25 लिख सकता हूँ। तो छूट दे रहा हूँ तो एक की छूट दे, 20 पे एक की छूट दी तो 20 पर 3 की छूट दी तो 17 बच गया। अब 25 पर एक की छूट दूंगा तो 24 बच जाएगा, 24/25। ये जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 से ये कितना बार, 5 बार कट गया, 2 से ये 12 बार कट गया, ये कितना हो गया 45। 45 इंटू 17 इंटू 12, 45 को मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 540, 540 इंटू 17, तो ये कितना 17 8 6, ये कितना 91। अब एक काम करो, ये तो एकल छूट के बाद क्या है, ये इसका विक्रम मूल्य आ गया। अगर मैं 12,500 में से 91 80 घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा, मुझे छूट मिल जाएगी, कर्मिक छूट कितनी आ जाएगी 20, और ये कितना आ गया भाई 3, यानी कि 33, 33/20 मेरा आंसर आ गया 33/20। सिर्फ कैलकुलेशन और कुछ नहीं। एक इजी क्वेश्चन, एक दुकानदार 9 वस्तुएं बेचकर एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। सुनो, एक दुकानदार, चलो लाभ कैसे कमाएगा भाई, एसपी माइनस सीपी बराबर ही तो लाभ होता है, प्रॉफिट। ठीक है, एसपी कितना है, 9 वस्तुओं को बेचा है तो 9 एसपी, और कितनी वस्तुएं, यानी कि 9 वस्तुएं बेची होगी, 9 वस्तुएं क्या कही होगी, 9 वस्तुएं सीपी होगी, तो कितना का प्रॉफिट हो, एक एसपी की वस्तु के बराबर, एक एसपी के बराबर। ठीक है, क्या ये बात सबको समझ में आ गई। 9 वस्तुएं उसने खरीदी और 9 वस्तुएं उसने बेची, लेकिन वो एक वस्तु के बराबर क्या है ना, उसने लाभ कमा लिया भाई। तो एक काम कर सकते हो, ये कितना हो जाएगा 8 एसपी बराबर 9 सीपी, एसपी बटे सीपी, तो कितना हो जाएगा 9/8, तो एसपी 9 हो गया, सीपी 8 हो गया, तो एक का लाभ हो गया 8 पर, कितना हो जाएगा 12.5%। 1/8 का मान सबको पता है ना, 12.5%। एक सीधा क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 120 डिग्री है तो इसके अन्य दो कोणों के समद्विभाजक के बीच का कोण, एक बार बताओ, मैं हर बार बताया, अभी कौन सा तीसरा चौथा मॉक था जिसमें मैंने बताया ही था आप लोगों को, मतलब अभी 2-3 दिन पहले ही बताया था। अगर किसी त्रिभुज का एक कोण 120 डिग्री दे रखा है, 120 डिग्री, ए बी सी, और दो कोण के समद्विभाजक का भी, समद्विभाजक, समझना मेरी बात को, एक मिनट, इसको ऐसे नहीं, समद्विभाजक के बीच का कोण पूछा इसने, इसको मैं हर बार बताता हूं, अगर समद्विभाजक जहां मिल रहे हैं ना, अगर इसका कोण पूछा हो, इसको बोलते हैं इंसेंटर। और इंसेंटर निकालते कैसे, 90 डिग्री प्लस ए का कोण अपॉन 2, यानी कि 90 डिग्री प्लस 120/2, मेरा कितना आंसर आ जाएगा 150। क्या ये लोग, ये कॉन्सेप्ट सबको पता होना चाहिए, ग्रुप डी में भर भर के पूछा जाएगा ये कॉन्सेप्ट। रेलवे में तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है भाई, और टीसीएस का तो फेवरेट क्वेश्चन है ये। जब भी दो समद्विभाजक काटे सीधा फॉर्मूला लगा दो। हाँ, एक और कॉन्सेप्ट होता है, अगर ये बाहर की साइड काटे, समझना, अगर ये बाहर की साइड काटे, इनके बोल रहा है अंदर नहीं बाहर मिलेंगे, तो बाह्य कोण क्या होगा 90 डिग्री माइनस a/2, बस माइनस करना है प्लस की जगह, और कुछ नहीं करना, बस दोनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, आपको मालूम है। चतुर्थ अनुपाती कैसे निकालते हैं सबको पता है, ए बी सी डी का चतुर्थ अनुपाती कैसे निकालते बताओ, इसको इससे इससे इससे, यहाँ पे चौथा में एक्स मान लेता हूं तो ये क्या है √6 इंटू एक्स बराबर √8 √21 इंटू, इसको मैं इधर ले आऊंगा √6 को, तो √2 से ये 4 बार चला जाएगा, ये चलो नीचे लिख देता हूँ स्टेप, √4 इंटू √3 से √7 बार चला जाएगा, √4 को क्या लिख सकता हूँ 2, और √7 खत्म बी। एक सीधा सा क्वेश्चन और कुछ नहीं है, क्वेश्चन तो सीधे ही है यार, ज्यादा हार्ड नहीं है मॉक।
तीन पाइप ए, बी और सी क्रमशः 5, 10, 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि एक पाइप डी खोला जाता है, वो एक साथ टंकी को 2 घंटे में भर सकते हैं। एक बात बताइए, ए कितने घंटे में भरेगा? 5 में। बी कितने में भरेगा? 10 में। सी कितने में भरेगा? 12 में। और ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितने घंटे में भरेंगे? 2 घंटे में। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? अब इनका एलसीएम कितना ले सकते हैं? 60। तो इसकी एक बात बताओ, 5 की 12 एफिशिएंसी आ गई, इसकी 6 आ गई, इसकी 5 आ गई, इस और टोटल कितनी आ गई? 30। अब एक बार बताओ, ये कितना होगा? 18, 5, 23। अगर एबीसी की एफिशिएंसी 23 आ गई तो डी की कितनी बच जाएगी? 7। भाई 30 में से 23 घटा तो 7 बच गई। अब ये बोल रहा है डी टंकी, जो टंकी का 3/4, इनकी 60 का 3/4 कितना होगा भाई? 45। ये लिखना पड़ रहा है, मैं लिखूंगा नहीं अगर एग्जाम में होगा। 45/7 बस। 45 टंकी मुझे भरनी है। 45 लीटर की टंकी कितने की एफिशिएंसी से? 7 की एफिशिएंसी से। बस नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करो भाई। सिंप्लीकेशन है, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, करता जाऊंगा फटाफट। 44 ऊपर का तो मैं जोड़ ही दूंगा, प्लस प्लस को जोड़ दूंगा। 44 और 17 61, 61 और 45 106, 106, 106 माइनस 13 और 34 और 34 माइनस 58, -58। ओके, ये कितना हो जाएगा? ओप सबसे पहले सोल्व करूंगा। 48 माइनस 12 माइनस 12। ओके, ये कितना हो गया? 42 से 48, ये कितना हो गया? 24, यानी कि 24। यानी कि कितना आंसर आ जाएगा? 2। बस खत्म। माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा, क्योंकि ऊपर भी प्लस से माइनस घटाया जा रहा है। ओके, न्यूनतम अभाज्य संख्या कौन सी है? अब देखो, इसमें सबसे बड़ी लोग गलती क्या करते थे? 1 लगा देते हैं। एक्चुअल में 1 कभी अभाज्य संख्या होती नहीं है। सबसे न्यूनतम जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। मैंने आपको हर बार बताता हूँ, जब भी प्राइम नंबर वाला क्वेश्चन आता है ना, मैं हर बार बताता हूँ, सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 होती है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 2। इस क्वेश्चन को देखो, इसने क्या पूछा? ये चीज पूछी इसने, ये चीज। अब एक बात बताओ, ये चीज पूछी है तो इसको तो मुझे खोलना ही पड़ेगा। आप लोगों को a प्लस बी का फॉर्मूला पता है? होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। एक्स इसको खोलूंगा तो एक्स स्क्वायर कर दूंगा, एक का स्क्वायर कर दूंगा, प्लस 2 इंटू 1x कर दूंगा। ठीक है, अब इसको खोल दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स बराबर कितना आ गया? 16। ये कितना हो जाएगा? एक्स एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा? 1 और 4, 5, 5 बाद में लिखूंगा, 2x और 4x यानी कि 6x प्लस 5 बराबर 16। एक बार बताओ, मैं क्या कर सकता हूं? मुझे क्या पूछा है? 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 40। आप एक चीज बताओ, अगर मैं इसको दुगुना कर दूं, समझना मेरे बात को, इसको दुगुना कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों को, तो ये क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 10 बराबर 32। एक बार बताओ, अब मुझे पूछा क्या है? 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 40 पूछा है, मेरे पास 10 है। अगर मैं दोनों तरफ 30 जोड़ दूं, दोनों तरफ 30 जोड़ दूं, तो क्या मेरे पास 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 40 बराबर 62 नहीं आ गया? 62। बस यही तो करना है, सीधा सिंपल भाई। दोनों तरफ चाहे कुछ जोड़ो, चाहे घटाओ, चाहे कुछ भाग दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों तरफ होना चाहिए, एक तरफ मत जोड़ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 72 में 4 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? बताओ। 24 इंटू 8 चौक 32 माइनस ये कितना हो? -5। तो ये प्लस हो जाएगा 37। 24 इंटू 37 कितना हो जाएगा? ये कितना होगा? 74, 8, गड़बड़ हो गया क्या कुछ? ये 36 होगा, सॉरी 36 होगा यार, मैं भी क्या ही कर दूं। 36 होगा ना भाई ये 1 मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। 4 से 18 बार जाएगा, 18 इंटू 32 माइनस 5। मैं भी यार गलत कर दिया था, इसको 37 होगा। 37 इंटू 18, 18 7
126, 12 और 54 और 26 66, बस सॉरी 12, 54 और 12 66, तो 666 आंसर हो गया भाई। देखो छोटी सी गलती कर दी थी मैंने, 72 में 4 का भाग देके कितना लिया था, 24। ये सिली मिस्टेक होती है ना, एग्जाम में बहुत मारती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धनराशि साधारण ब्याज की समान दर पर 5 वर्ष में 9,800 रुपये और 8 वर्ष में 12,500 रुपये हो जाती है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। एक बार बताओ, 5 वर्ष में कितनी हो जा रही है, 9800, और 8 वर्ष में कितनी हो जा रही है, 12,005। ये 3 वर्ष में बढ़ कितनी रही है, एक बार बताओ, 2000 क्या 2205 नहीं बढ़ रही, 2205। अगर मैं 12,005 में से मैं अगर 980 घटा दूंगा तो क्या मेरे पास 0, 5, 2 और 2, क्या ये चीज नहीं आ जाएगी, यही चीज। 3 वर्ष का अंतर है ना, 3 वर्ष का अंतर। अगर 3 साल में 2205 है तो 1 साल में कितनी होगी भाई, 7, 1, 0, 3 और 5, 735। अगर 1 साल में 735 है, समझना, तो 5 साल में कितना होगा भाई, 735 इंटू 5, तो कितना होगा, 5, 15, 1, 16, 17, 15, 1, 17, एक बच गया, 35 और 36। अगर मैं 3675 को 5 साल का ब्याज अगर 9800 में से घटा दूंगा, समझना मेरी बात को, तो क्या एक बार बताओ, क्या मुझे मूलधन नहीं मिल जाएगा, ये 25 हो गया, यहाँ कितना बच गया, 7, 1 और ये 6, 661, 661 बच गया। ये मेरा मूलधन हो गया और ये 1 साल का ब्याज हो गया। ब्याज कैसे निकालते हैं, ब्याज दर कैसे निकालते हैं, ब्याज बटे मूलधन इंटू 100। 25 से काट दो भाई, 25 से 4 बार, 25 से कितना बार गया, 25 दो, और ये कितना बच जाएगा भाई, 11, 112, यानी कि 4 बार और 5 बार। अब ये फिर कितना से काटोगे बताओ, 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा, किससे कट रहा है, 245, 600, ये सीधा कट रहा है भाई, 3 बार कट रहा है, 3 बार, 3 बार कट रहा है सीधा, तो ये कितना हो जाएगा, 12% मेरा आंसर आ जाएगा, 12%। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आएगा, 2 मिनट दिया है लेकिन मैंने बहुत अच्छे से समझाया आप लोगों को, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देखना, समझने की ट्राई करना खुद से, और उसके बाद फिर देखो। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, देखो अभाज्य संख्या निकालने के लिए एक चीज होती है, मैं आपको बता देता हूं अभाज्य संख्या निकालते कैसे। जो भी संख्या दे रखी हो, मान लो कि 811 दे रखा, 811, ये किसके स्क्वायर के पास है बताओ, पहली बात तो किसके स्क्वायर के पास है बताओ, 29 के स्क्वायर के इस पास, इनकी 29 का स्क्वायर कितना होता है, 821, ठीक है। अब समझना मेरी बात को, समझना मेरी बात को, अगर 29 का स्क्वायर के पास है, अगर जो भी 29 से कम कितने प्राइम नंबर है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, बस ये, अगर इनसे भाग जा रहा है, अगर इनसे भाग जा रहा है तो क्या होगा भाई, प्राइम नंबर। क्या इनसे, सॉरी इनसे भाग नहीं जा रहा, सॉरी सॉरी, इनसे भाग नहीं जा रहा तो क्या होगा, वो प्राइम नंबर। अगर इनसे भाग किसी से भाग चला जाता है तो प्राइम नंबर नहीं होगा। अब समझना, क्या 2 से भाग जा रहा है, नहीं, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, ये सॉरी प्राइम नंबर होगा। मैं यार मैं कैसे कंफ्यूज हो रहा हूं, देखो सुनो, स्क्वायर निकालो, किसके स्क्वायर के पास है, उससे छोटे जितने भी प्राइम नंबर है, अगर उनसे भाग जाता है तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। और अगर उनसे भाग नहीं जाता है तो प्राइम नंबर होगा। 2 से भाग जा रहा है तो बिल्कुल ये प्राइम नंबर होगा, नहीं जा रहा तो सॉरी नहीं जा रहा, 3 से भी नहीं जा रहा, 5 से नहीं जा रहा, 7 से भी नहीं जा रहा, 11 से भी नहीं जा रहा, 13 से जा रहा, 3 नहीं जा रहा, 17 से नहीं जा रहा, 19 से भी नहीं जा रहा, 23 से 68 नहीं जा रहा, तो ये प्राइम नंबर होगा। अब देखना, ये किसके किसके स्क्वायर के नजदीक है, 18 के स्क्वायर के नजदीक, तो यहां तक आएगी ना, यहां तक प्राइम नंबर आएगी। क्या 2 से भाग जा रहा है, नहीं, 3 से जा रहा है, नहीं, 5 से जा रहा है, नहीं, 7 से जा रहा है, नहीं, 11 से जा रहा है, नहीं जा रहा,
ओके। 13 से 5 नहीं जा रहा, ओके। 17 से 34 नहीं जा रहा, तो ये भी प्राइम नंबर होगी। दूसरा, ये किसके स्क्वायर के नजदीकी, ये भी 29 के स्क्वायर के नजदीकी है, तो एक बार बताओ। 2 से भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। 3 से नहीं जा रहा, 5 से नहीं जा रहा, 7 से नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, ओके नहीं जा रहा। 11 से नहीं जा रहा, 13 से नहीं जा रहा, 17 से भी नहीं जा रहा, 19 से जा रहा है भाई, कितनी बार? 4 बार, 43 बार, 43 बार जा रहा है, यानी कि ये प्राइम नंबर नहीं होगा, यानी कि मेरा आंसर हो जाएगा सी। एक मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता दिया प्राइम नंबर कैसे निकालते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। 12 प्लस 10 माइनस 7 माइनस 1। समझना, मैंने क्या किया है, एक काम करो, पहले इनको हटा दो। जब भी ऐसी संख्या है तो एक काम करो, 12 प्लस 10 माइनस 7 माइनस 1 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? बताओ 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 बताओ। 22 में से 8 गया तो 14 बच गया, 14। अब 14 प्लस, अब देखना मेरी बात को समझना, 1/3 प्लस 5/6 माइनस 2/3 माइनस 4/7। चाहे ऐसे करो, चाहे इनको मिश्र धातु से सरल धातु में बदल के करो, बात एक ही पड़ेगी और उसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसलिए ये एक शॉर्टकट मेथड होता है। एक चीज, 42 मैंने एलसीएम लिया, 3 से 14 बार गया, 6 से 7 बार गया, 35 माइनस 3 से 14 28 माइनस 7 से यानी कि 24, कितना आ गया भाई? ये 49 और ये 52, यानी कि -3/42, तो ये कितना आ गया? -1/14। अब एक बताओ, 14 में से -1/14 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा? 13 सही, 13/14, बस बात खत्म। यही मेरा आंसर है, बस। आपको कुछ नहीं करना, आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। अगर ऐसे करो, चाहे मिश्र धातु को सरल धातु में बदल के करो, बात एक ही है। मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में, धातु नहीं। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन समझने का प्रयास करना। कौन सा क्वेश्चन है? 24, ओके। एक ट्रेन ट्रेन के समान दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, ओके, और व्यक्ति को 25/2 सेकंड में पार कर जाती है। समान दिशा में चल रही है ना, समान दिशा में चल रही है, तो मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि समान दिशा में चल रही है, माने मान लो मैंने ट्रेन की स्पीड क्या मान ली? एक्स मान ली, एक्स। तो क्या अगर 5 में एक्स समान दिशा में चल रही है तो माइनस कर दूंगा, तो अगर इसी स्पीड से मैं 25/2 चला दूंगा तो मैं क्या कर जाऊंगा? ट्रेन उस व्यक्ति को पार कर जाएगी, ओके। एक वही ट्रेन के विपरीत दिशा में चल रही है व्यक्ति को, 5 मीटर प्रति सेकंड की चल रहे व्यक्ति को 25/3, यानी कि ये लंबाई और दोनों ट्रेन की लंबाई तो बराबर ही होगी ना, ओके, बराबर होगी सर, बराबर होगी। अगर मैं एक्स में विपरीत दिशा में चल रही है तो 5 जोड़ दूंगा और ये कितने दिन में? 25/3 में ये चल जाएगा, ठीक है सर, मान लिया। 25 से 25 काट दिया, 3 से ये इधर, 2 से इधर, 3x - 15 बराबर 2x + 10, तो x बराबर कितना आ गया? 25 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या आ गया? मेरी ट्रेन की स्पीड आ गई, ट्रेन की स्पीड। अब मुझे ट्रेन की लंबाई चाहिए। एक बार बताओ, अगर मैं 25 को यहाँ रख दूं, 20 इंटू 25/2, तो कितना आ जाएगा? 250। 250 मीटर क्या आ जाएगी? मेरी स्पीड आ जाएगी, स्पीड। क्या सब लोगों को समझ में आ गई बात? उम्मीद करता हूं समझ में आ रही होगी सारी चीजें। नेक्स्ट, यदि किसी आंकड़े के माध्य, माध्यिका और बहुलक को ए बी सी द्वारा दर्शाया जाता है तो ए बी सी। एक बार बताओ, माध्य, बहुलक और माध्यिका के बीच संबंध क्या होता है? बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका -2 माध्य, यही होता है। अपने को क्या दे रखा है? ए मतलब क्या है? माध्य, माध्य दे रखा है। बहुलक अपने को नहीं दे रखा, ओके। अगर मैं माध्यिका की जगह 8 रख दू, 3 इंटू 8 -2 इंटू कितना हो जाएगा? 9, तो ये कितना हो जाएगा? 16 में से, सॉरी 24 में से 18 गया तो 6 बच जाएगा। तो मेरे पास सी कितना बच जाएगा? 6, 6। अगर सी 6 है और ए बी और सी का अनुपात पूछा, बी कितना है भाई? 8, तो 8 और 6 का रेशो पूछा है, तो कितना हो जाएगा भाई? 4:3, ये रहा डी।
तो इसी के साथ मैथ के आपके 25 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आप लोगों को बेहतरीन समझा पाऊँ। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, मैं आपको पर्सनली ऑडियो के थ्रू समझा दूंगा, या फिर कमेंट कर सकते हो, मैं आपको लिख के भी समझा दूंगा। मतलब जैसे आप लोग पूछोगे वैसे मैं आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है तो अब करेंगे रीजनिंग। जब भी मेरी गणित में सॉन्ग प्राप्त करती है तो उसकी शिक्षिका उसे पायलट पेन देती है। मेरी के पास 2 पायलट पेन है। ये क्वेश्चन पहले भी आया और मैंने उस टाइम भी बड़े बेहतरीन तरीके से आपको समझाया था इस क्वेश्चन को। समझना मेरी बात को। कथन क्या दे रखा है, जब भी मेरी सॉन्ग प्राप्त करती है उसकी शिक्षिका उसे एक पायलट पेन देती है। मेरे के पास 2 पायलट पेन है। ओके, एक बार बताओ, मेरी ने गणित में एक बार सॉन्ग प्राप्त की है क्या? यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है कि मेरी ने कितनी बार गणित में सॉन्ग प्राप्त किया? नहीं लिखा हुआ। सिर्फ उसने एक कंडीशन दी है कि जब भी मेरी गणित में सॉन्ग प्राप्त करेगी उसकी एक पायलट पेन देगी उसकी मैम, ठीक है। मेरी ने शिक्षक से उसे पेन उपहार में मिला। मेरी के शिक्षक ने उसे पेन उपहार में दिया। एक बार बताओ, उपहार में दिया कैसे दिया? क्या कहीं पे इसमें लिखा हुआ है कि उसने सॉन्ग प्राप्त किए? नहीं। मैं इसे क्या मैं एक बार बताओ निष्कर्ष कहां से निकाल सकता हूं? कथन में से। क्या इसमें कहीं लिखा हुआ है कि उसने कितना 100% अंक प्राप्त किया? नहीं लिखा हुआ। जब लिखा हुआ ही नहीं है तो भाई मैं कैसे निकाल सकता हूं? ये भी गलत। यानी कि मुझे आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं सोचना, दोनों गलत होंगे। कौन सा आंसर होगा? डी। ये डी। मुझे जो क्वेश्चन में दिया गया, कथन में दिया गया, वहीं से निष्कर्ष निकालना है। खुद से एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। स्पुतनिक वी एक दवा है जो चिकित्सा क्षेत्र में लहर उत्पन्न कर रही है। समझ गया भाई। एक बार बताओ, कोई अन्य दवा चिकित्सा क्षेत्र में लहर उत्पन्न नहीं कर रही है क्या? इस कथन में जो चीज दे रखी है इसमें तो सिर्फ स्पुतनिक वी के बारे में दे रखा है, अन्य दवाओं के बारे में तो दे ही नहीं रखा। तो एक बार बताओ, हो सकता है स्पुतनिक वी भी चिकित्सा क्षेत्र में लहर उत्पन्न कर रही हो सकता है कोई अदर कोई भी जो भी मेडिसिन हो वो अन्य क्षेत्र वो भी काम, वो भी क्या हो, वो भी डिमांड में हो। डिमांड में लहर उत्पन्न होती है ना, तो ये बात बिल्कुल गलत हो गई। स्पुतनिक वी सबसे अच्छी सर्वोत्तम दवा है। इसने कहीं, एक बार बताओ, चिकित्सा क्षेत्र में लहर उत्पन्न करने से आप ये बात अनुमान लगा सकते हो क्या सर्वोत्तम दवा है? मैंने अभी एक चीज बोली कि हो सकता है दूसरी दवाएं भी हो सकती है जो चिकित्सा क्षेत्र में चल रही हो, तो क्या वो भी तो हो सकती है ना सर्वोत्तम। तो ये बात बिल्कुल गलत हो गई, यानी कि फिर दोनों गलत होंगे। डी आंसर। अच्छे क्वेश्चन थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स के निर्माण में किए गए व्यय के प्रतिशत विवरण को दर्शाता है, वर्तारे का अध्ययन कीजिए। ओके। उत्पाद एक्स का मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। ओके। उत्पाद एक्स का मूल्य कितना है बताओ चलो। यदि अंकित मूल्य 200 रुपए तो विनिर्माण लागत क्या है? अंकित मूल्य 200 रुपए। ओके, मैंने मान लिया अंकित मूल्य। एक्चुअल में क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना ज्यादा है बताओ? 5। ये 1/5 4 लिख सकता हूं। यानी कि 4 मेरा सीपी है और 5 मेरा क्या है? 5 मेरा एमआरपी है। अब इसने क्या कर रखा है, 5 का मान 200 रुपये दे रखा है तो 4 का मान कितना हो जाएगा? 160। ये 40 गुना है। ओके। अब एक बार बताओ, विनिर्माण लागत क्या है? ओके, 160। समझना मेरी बात को, अब समझो। जो असली खेल है ना वो अब शुरू होता है। विनिर्माण लागत पूछा है अपने को, 160 का विनिर्माण लागत कितना? 30%। देखो इसने यहां पूछा है 30% उत्पादन लागत। तो 160 का 30% निकाल लो बस। बस 160 का 30% निकाल लो, मेरा आंसर मिल जाएगा। कितना? 48 रुपीज। 48 रुपीज बस। बी मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। जनवरी और अप्रैल में बेची गई कारों की कुल संख्या मई में कारों की कुल संख्या से कितनी जनवरी और फरवरी में कितनी बेची गई है बताओ? जनवरी और सॉरी अप्रैल में 28 और 24 52, और मई में कितनी बेची गई है? 12। यानी कि 36 का मान मुझे चाहिए, सॉरी 40 का मान मुझे चाहिए। 100 का मान कितना दे रखा है? 5400, तो 40 का मान चाहिए। ओके। 5400 कितने का मान? 100 का मान है, मुझे 40 का मान चाहिए। ये गया ये गया,
तो 540 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 216। 216 चलो खत्म। 2160। कैलकुलेशन तो कर सकते हो ना, 4 गुना कैसे किया? 54 का दुगना 108, 108 का दुगना 216। कैलकुलेशन अपने हिसाब से करना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट, थोड़ा सा शाम हो रही है, अंधेरा हो गया, तो मैं लाइट जला लेता हूँ। लो भाई लाइट जला दी मैंने। अब समझने की कोशिश करना। ये देख, 8 मित्र है जो वर्ताकार मेज के चारों केंद्र के विपरीत मुख करके, इनके बाहर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ओके, क्यू टी के बाय, क्यू है ना, मैंने 8 लोग बना दिए। क्यू, जो आपका क्यू है ना, क्यू वो क्या है? टी के दाएं तीसरे स्थान पर। टी के दाएं, टी कहां होगा? यहाँ, क्योंकि बाहर मुख करके बैठा है तो इसका दाया ये हो जाएगा। ठीक है, ओके। और पी के बाएं दूसरे स्थान पर, पी कहां होगा बताओ? पी यहाँ होगा, क्योंकि इसका बाया ये हो जाएगा, बाहर की ओर मुख करके बैठा, इस साइड मुख करके बैठा, इस साइड। ठीक है, केवल दो मित्र यू और वी के बीच है। अब एक चीज बताइए, मैं यू और वी को रख कहां सकता हूं? ये बताओ, कहां रख सकता हूं? अब इसने भी बताया, वी है ना पी या टी का पड़ोसी नहीं है, यानी कि ना तो यहां आएगा या ना यहां आएगा, तो वी कहां आएगा? यहाँ पे। वी कहां आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, क्यू के बगल में। ओके, अब ये क्या बोल रहा है? अब देखो वापस, अब जमाओ। यू और वी के बीच दो व्यक्ति बैठे, अगर मैं यू को यहां बिठा दूंगा 3 बैठ जाएगा, यहां बिठा दूंगा 1 ही बैठेगा, तो मैं मुझे यू को कहां बिठाना पड़ेगा? टी के बगल में। ओके सर। डब्ल्यू आर के दाएं दूसरे स्थान पर है। डब्ल्यू, डब्ल्यू कहां दाएं बैठेगा? दाएं, तो डब्ल्यू यहां बैठेगा पी के बगल में? नहीं बैठेगा। ओके, दाएं बैठा है ना ये। ओके, दाएं दूसरे स्थान पर, तो डब्ल्यू यहां बैठेगा, डब्ल्यू यहां। और कहा आर? यहां बैठेगा आर, पी और क्यू के बीच में। अब यहां कौन बच गया भाई? टी के बगल में कौन बैठा है भाई? एस बच गया, एस बच गया। तो कौन सा कथन सही है? अब ये पूछा, वी एस के ठीक दाएं, वी एस के ठीक दाएं? नहीं। हाँ बिल्कुल है, ये तो सही है। यानी तो ये सही है, तो भाई फिर ये आंसर होगा। सही तो पूछा है, वी एस के दाएं, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन था भाई, बेहतरीन क्वेश्चन, टाइम लगा लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। इसको देखिए आप, अगर मैं 1656 में से 729 घटा दूंगा तो कितना बचाएगा? 7, और ये कितना बच जाएगा? 2, और ये कितना बच जाएगा? 9। 927। 927 कैसे लाया मैं यहां तक? ऐसे क्वेश्चन में आपको यही करना होता, पहले अंतर लो। 927 कहां से लाया? क्या एक बात मुझे दिख नहीं रहा? अगर मैं इसको उल्टा लिख दूं, 729 को उल्टा लिख दूं, 927 ही तो आ जाएगा। अगर अब एक चीज देखो, क्या मैं 843 में क्या 348 जोड़ दूं तो क्या ये आ जाएगा? 1, 9, और ये कितना आ जाएगा? 11, 1191 आ जाएगा। यानी कि ये तो गलत हो गया। यानी कि क्या ये लॉजिक इस पे तो काम नहीं कर रहा? ओके, क्या इस पे काम कर रहा है? 681 में 186 जोड़ दूंगा तो 7, 16 और 8, बिल्कुल इस पे तो कर रहा है, इस पे भी कर रहा है, इस पे भी कर रहा है। क्या इस पे कर रहा है? 507, 705, बिल्कुल 12, 12, तो इस पे भी कर रहा है। इनके मेरा आंसर क्या हो जाएगा? बी। ये क्वेश्चन टीसीएस में बहुत पूछता था पहले, सीजीएल में। कितने समकोण त्रिभुज बनाए गए इसमें? फटाफट गिन दो। समकोण त्रिभुज का मतलब है एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, एक कोण 90 डिग्री, ये भी एक कोण 90 डिग्री। इनकी तीन तो, दो तो ये हो गए, दो तो ये हो गए, ये और ये, दो इसमें हो गए 4। ओके, अब समझना, एक ये हो गया 5, एक ये हो गया, टोटल 6, और एक ये हो गया 7। इसी तरीके से एक ये हो गया 8, और एक ये हो गया 9, और एक ये हो गया 10। यानी कि 10 समकोण हो गए, और कहीं पे समकोण त्रिभुज बन रहा है? नहीं बन रहा है, इनकी 10 मेरा आंसर हो जाएगा। और वैसे वो ऑप्शन 10 के ऊपर तो है ही नहीं, तो 10 के ऊपर लगाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। 8वां क्वेश्चन करिए, ट्राई करो। अंतर ज्ञात करो। मैं हमेशा कहता हूं कि अंतर ज्ञात करो, अगर स्क्वायर के आसपास है तो देखो, नहीं तो अंतर ज्ञात करो। 17, ये 19, ये कितना है? 23, और ये कितना है? 29। तो क्या प्राइम नंबर का डिफरेंस नहीं दिख रहा है? तो यहाँ कितने होगा? 13 का डिफरेंस, यानी कि 20 आएगा। फिर यहाँ कितने का डिफरेंस होगा? 11 का, बिल्कुल 20।
20 मेरा आंसर हो गया। प्राइम नंबर का डिफरेंस है भाई, प्राइम नंबर का। आकृति बता दो, एक बार बताओ, अगर मैं इनको उल्टा कर दूंगा तो क्या ये ऐसे नहीं बनेगा? ए, समझना, ये ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे बिल्कुल सर ऐसे बनेगा, तो सब में ऐसे ओ आएगा तो ओ को तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। अब समझना, आई आएगा, आई तो सब में आई है, इसमें टी है, इसमें टी है, तो मेरा आंसर क्या बच गया? बस ये एन ओ आई, यही तो है भाई, ये देखो बी मेरा आंसर। मैं खुद को हर दिन पढ़ाने के लिए इंप्रूव करता जा रहा हूं मेरे दोस्तों, मैं हर कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को कैसे समझा पाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या किया है इसने, ये जो सिंगल है ना, सिंगल डॉट, ये पहले यहां लाया, फिर यहां लाया, अब कहाँ आएगा? अब यहां आना चाहिए, यहाँ पे, यहाँ पे, तो ये मेरा आंसर सब में यहाँ पे, ओके। डबल पहले इसने सीधा किया, यहाँ लाके सीधा कर दिया, फिर यहाँ लाके उल्टा कर दिया, तो अब डबल यहाँ आके कैसा हो जाएगा? ऐसा। तो किसमें है? इसमें नहीं है, इनकी तीनों में, ओके। तीन को देखो, इसने यहाँ पे ऐसा था, यहाँ पे ऐसा था, फिर इसने क्या कर दिया, फिर ऐसा कर दिया, फिर इसने ऐसा कर दिया, तो अब कैसा करेगा? अब क्या करेगा? अब क्या करेगा बताओ? अब कर देगा भाई ऐसा, ऐसा। तो कहां पे भाई? ये रहा डी, डी मेरा आंसर। कौन सा डी? समझाया मैंने आप लोगों को अच्छे से। 6 इमारतें हैं, सबसे निचली मंजिल एक है, मैं लिखूंगा नहीं, जी सबसे निचली मंजिल पर रहता है, जी एक पे रहता है, एक पे जी रहता है, तो 2 पे कौन रहेगा, 3 पे कौन रहेगा, 4 पे कौन रहेगा, 5 पे कौन रहेगा, 6 पे कौन रहेगा, बस ये यही करना है। ई 2 मंजिल पर रहता है, ओके, ई 2 मंजिल पर रहता है। जो आएगा निकटतम पड़ोसी है, कौन आएगा निकटतम पड़ोसी है बताओ? जो मंजिल 4 पर रहता है। मंजिल 4 पर कौन रहता है नहीं पता भी, चलो छोड़ो। एच, एफ एक एच सम संख्या पर रहता है, एफ, ओके। अगर मैं एफ को यहां रख दूंगा तो समझना मेरी बात को, तो जे कहां रखूंगा, एच कहां रखूंगा, ये मुझे तीनों एक साथ चाहिए, तो मैं यहाँ पे कौन नहीं रख सकता, एफ नहीं रख सकता, एफ यहां रखूंगा, तो ये तीनों एक साथ आ जाएंगे। अब समझना, आई क्या है ना, आई किसका निकटतम पड़ोसी है? एफ का। एफ का अगर आई निकटतम पड़ोसी है और जे एच और आई के मध्य है, तो जे यहाँ आएगा, एच यहाँ जाएगा, बस खत्म। मंजिल 4 पर कौन रहता है? जे, खत्म। देखो सीटिंग अरेंजमेंट में थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा आप लोग। ये क्या है? डब्लू 23 है, 11 है, ये 4 है, 12 है, ये 23 24 है, ये 9 है, ये 7 है, और ये कितना है? 8 है। ये +1 है, ये -2 है, ये +3 है, ये -4 है, तो यही होगा। +1 ई होगा, -2 जी होगा, ई जी, ये रहा, बस खत्म। बिल्कुल सीधा लॉजिक, सीधा लॉजिक है, तो समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आमिष का जन्मदिन मंगलवार 25 फरवरी 2020 को था, ओके। तो सप्ताह के किस दिन उसके भाई का जन्मदिन होगा, जो कि 13 मई 2020 को था, ओके। 2020 सबसे पहले तो एक लीप ईयर है, लीप ईयर है, 4 से भाग जाएगा तो लीप ईयर है। तो फरवरी कितने दिन की होगी? 29 दिन की। अब समझना, अगर 25 को फरवरी है तो इसके कितने दिन बच गए? 4, मार्च के 31, अप्रैल के 30 और मई के 13 दिन। क्या बात समझ में आ गई? अब 7 का भाग दे दो, ये कितना हो गया? 35, तो ये कट जाएगा, 30 और 63, इनकी जीरो बच जाएगा, जीरो। अगर जीरो बच गया, 0/7, तो क्या होगा भाई बताओ? अरे जीरो बच गया तो मेरे भाई, जीरो थोड़ी बचेगा, अरे यार मैं क्या गड़बड़ कर दिया। 30 + 13 तो 43 होता है ना, 43/7, इनकी एक बचेगा, एक, एक बचा तो मंगलवार है, तो एक बढ़ जाएगा, इनकी बुधवार होगा, बुधवार। देखो मैं कितना पागल आदमी हूँ कि मैंने 63 जोड़ दिया, 30 + 13 भी। ये क्या है ना, एग्जाम में छोटी छोटी मिस्टेकें हो जाती है, इसलिए आप लोगों को भी मॉक इसी वजह से करवाया जाता है कि ताकि सिली मिस्टेक्स ना हो। यदि पहला और अंतिम तत्व एक संख्या है, ओके, बिल्कुल पहला और अंतिम तत्व एक सम संख्या है, सॉरी संख्या है, तो दोनों संख्याओं को अंतिम संख्या के कूट से के रूप में बदल दिया जाता है। अंतिम संख्या कौन सी है? 3, 3 का कूट क्या है? ई, दोनों तरफ ही आएगा, दोनों तरफ ही आएगा, दोनों तरफ ही आएगा,
दोनों तरफ ही आएगा मेरा सीधा आंसर। मेरे को पहली शर्त से आंसर मिल गया तो मैं दूसरी शर्त क्यों पढ़ूंगा बताओ। जब भी ये ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं आप लोगों को एक चीज बोलता हूँ कि सब कितने अक्षर है वो गिन लिया करो, 3 6 और 8, और ये कितना हो गया 8 और 7 15, 15 तो या तो 3 3 में टूटेगा या 5 5 में टूटेगा। सर कैसे पता लगाएंगे 5 5 में टूटेगा 3 3 में टूटेगा। मैं ये कुछ ना कुछ ऐसी चीज देगा। ये जी दे रखा है, देखो ये 5 के बाद है, ये देखो ये पीछे भी जी दे रखा है, तो ये 5 के बाद होना चाहिए, बिल्कुल ये 5। तो यू के बाद क्या दे रखा है x, यहाँ पे यू आना चाहिए, यहाँ एक्स यू, भाई यू एक्स दे रखा है ओके। अगर इसने तीसरे पे पी दे रखा है तो यहाँ भी पी आएगा, यहाँ पी के बाद क्या आएगा क्यू, और यहाँ कितना आएगा जी, और यहाँ कितना आएगा एक्स के बाद पी क्यू, बस खत्म। एक्स पी ढूंढो सबसे पहले, तो एक्स पी, एक्स पी यू, एक्स पी यू, एक्स पी यू, एक्स पी यू, ये लो, ये मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट, मैं 1927 से 93 पे कैसे पूछ सकता हूँ, सीधी एक चीज, ये 93 का 3 गुना है, और ये क्या है, अगर मैं इसको 57 में 19 का भाग दूंगा तो 3 गुना, 3 बार जाएगा ओके। अगर मैं समझो, अगर मैं सी की जगह भाग ले लूं, वो डी की जगह क्या ले लूं इंटू, समझना मेरी बात। तो अगर ये 31 भाग 19 बट इंटू कितना हो जाएगा भाई 57, डी की जगह मुझे अब एक बताओ, 31/19 इंटू 57, या 31 है, 13 नहीं है 57, तो एक बार 3 से चला जाएगा तो बिल्कुल कितना आ जाएगा 93। अब ये भी यही करेगा 98, सी का मतलब क्या है भाग, इनकी 14 इंटू 11, ये 7, इनकी 77, मेरा आंसर आ गया 77। थोड़ा सा सोचना है कि मैं 93 तक कैसे पहुंचा जा सकता हूँ। नेक्स्ट, 36 31 और 35 से मैं कैसे पहुंचूंगा बताओ, चलो एक लॉजिक ढूंढो बताओ। मैं क्या कर सकता हूं, बताओ यार, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप कैसे बताओगे, रिकॉर्डेड है तो। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, समझना, इन दोनों को जोड़ दूं कितना आ जाएगा 56, 56 में से मैं 20 घटा दिया, इन दोनों को जोड़ दूं 52, सॉरी 62, 62 में से मैं 19 घटा दिया, बिल्कुल 43, यानी कि दूसरी और तीसरी संख्या को जोड़ा गया, और पहली संख्या को, अगर देखो दूसरी प्लस पहली संख्या को, दूसरी प्लस तीसरी संख्या को जोड़ दो, है ना, उसमें से क्या घटा दो भाई, कुछ मत घटाओ, ये तो गड़बड़ हो रहा है यार। लेकिन ये तो यहाँ 20 घटा है, यहाँ 19 घटा है, तो छोड़ो फिर, क्या हो लॉजिक हो सकता है, इसको बाद में देखेंगे भाई, अभी नहीं समझ में आ रहा है, इतना टाइम भी नहीं है। 19 12 15 23 12 25, मैं तो सीधा देखो मैं प्लेस वैल्यू लिखता हूँ, 20 13 कितना 14, ओके समझ गया, 24 13, जेड का मतलब 26, ये 15 में माइनस क्यों हुआ है, क्योंकि ये वोवल है, यानी कि व्यंजन में +1 जोड़ा गया है और स्वर में क्या जोड़ा गया है, -1 किया गया है ओके। बी, बी एक व्यंजन है तो सी आ जाएगा, ओ में कितना हो जाएगा 14, एन इनकी ये गया, फिर क्या है आर एस, आई में कितना आ जाएगा एच, सी एन एस एच ओके, एन का मतलब ओ, जी का मतलब एच, ओ जी, ये लो ये भी गया, बस बी मेरा आंसर, मैंने लॉजिक, मैंने पैटर्न बता दिया आपको बस। ए का मतलब क्या है प्लस, सी का मतलब क्या है इंटू, बी का मतलब -21 प्लस 13, ए का मतलब प्लस, डी का मतलब भाग 16/2, सोल्व कर दो फटाफट, ये 8 बार गया, ये 8 से 3 बार गया, प्लस ये कितना हो गया -34, ये कितना हो गया 36 प्लस 60, तो ये कितना हो गया, ये -2, ये +2 बच जाएगा 62, तो ये कितना हो जाएगा 65/65, +2 +60 +3 65,
देखो इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, इस वजह से मैंने जल्दी जल्दी कर दिया बस। टी कौन सा विकल्प सत्य है इससे? ओके, टी इंटू वी का मतलब क्या है? इंटू का मतलब क्या है? टी भाई है किसका? वी का। और वी प्लस का मतलब क्या है? वी पुत्री है किसकी? जेड की। बस कौन सा कथन सत्य है? टी द टी जेड का चाचा है? नहीं। पिता है टी जेड का? नहीं, जेड पिता है टी का। जेड पिता है टी का। ये रहा। टी बेटा है किसका? जेड का। बस खत्म, सी मेरा आंसर हो गया। एक सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन। एक पंक्ति में काशी दाएं से 14वें स्थान पर खड़ी है। दाएं से 14वें स्थान पर, ओके। ये दाया है, यहां से 14वें स्थान पर कौन खड़ी है? काशी। ये 14वें स्थान पर, ओके। सना काशी के दाएं पांचवें पांचवें और बाएं से 13वें स्थान पर है। ये 5वें स्थान पर है। कौन? सना। काशी के दाएं 1 2 3 4 5, ये 5वें स्थान पर कौन है भाई? ये 4 लोग हो गए इधर बीच में, और ये यहाँ पे कौन है? सना। और सना कितने 12वें स्थान, बाएं से 12वें स्थान पर है, बाएं से। ये इनकी टोटल 12, ये कितने 12वें स्थान पर है। ठीक है, अब समझना, ये 14वें स्थान पर थी, यानी कि इधर 13 लोग होंगे। 13 में से अगर मैं कितने घटा दूं? 4 घटा दूं, ये 9 हो जाएंगे। 9 हो जाएंगे क्या आप लोगों सबको बात? अगर मुझे बाएं से 12वें स्थान दे रखा है और दाएं से सना का 9वां स्थान दे रखा है, तो हर बार यही कहता हूं कि अगर किसी भी ऊपर नीचे या बाएं दाएं से अगर वैल्यू अपने को दे रखी है, किसी का स्थान दे रखा है, तो उसमें से एक कर दो। क्योंकि सना एक क्यों करते हैं? क्योंकि सना 2 बार गिन ली गई है, तो कितना आ जाएगा? 20। बस खत्म। हो 13 आएगा ना? 13 यार, 13। क्या कर रहा हूं यार? 13 है यहाँ पे, 13। 13 तो 22, 21 आंसर हो जाएगा, 21। नेक्स्ट, आकृति ढूंढनी है। सबसे पहले आकृति ढूंढ लो फटाफट। ये कहाँ ढूंढूंगा? कहाँ मिल सकती है मुझे? मिल गई भाई, मिल गई। मिल गई रे, ओ मिल गई। कहाँ मिल गई? ये देखो, बी में। इसमें तो नहीं मिलेगी। ये देखो, यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, इधर नहीं जा रहा, इधर नहीं जा रहा, इधर जाना चाहिए था, ये गलत हो गया। ये देखो, ये यहाँ टिंग टिंग टिंग, फिर ये क्या है? ये टिंग, फिर ये टिंग, ये टिंग। ये देखो, मिल गई सब लोगों को। ऐसी तो आकृति है। बी मेरा आंसर हो गया, बी। कुड़ी मेरी सपने में मिलती है। देखो इसको देखना, 27 से 36 +9 तो ये कितना होगा? 53 से +9 कितना हो जाएगा? 62। खत्म, सीधा। इसको तो आपको 5 सेकंड में उड़ा देना चाहिए। ए और ए के बीच कितना अंतर है? 0 का। 0 का, फिर 1 का, फिर 2 का, तो +3 का होगा 7। 7 पे क्या है? जी। नेक्स्ट, रीजनिंग इसकी सीधी है ना थोड़ी सी, ये मोग भी थोड़ा सा है। कुछ पेंट ब्रश है, कुछ पेंट है ना, पेंट वो क्या है? ब्रश है, ब्रश। सभी ब्रश क्या है? चित्रफलक है, चित्रफलक। कुछ चित्रफलक क्या है? टेबल है, टेबल। क्या कुछ ब्रश टेबल है? नहीं। एक बात बताओ, ब्रश और टेबल के बीच मुझे डायरेक्ट रिलेशन नहीं दे रखा। हो सकता है ये ऐसे भी हो सकता है ये यहाँ भी हो। जो मैंने बनाया वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जब तक मुझे डायरेक्ट ना दो या फिर मुझे कंफर्मेशन नहीं हो, तब तक मैं इसको गलत ही मानूंगा। ठीक है, नेक्स्ट। कुछ पेंट चित्रफलक है, कुछ पेंट चित्रफलक है, बिल्कुल। ये देखो, पेंट का ऐसा चित्रफलक आ रहा है, ये बात तो बिल्कुल सही हो गई। कुछ चित्रफलक ब्रश ब्रश है, बिल्कुल। जो चित्रफलक, सभी ब्रश जब चित्रफलक है, तो कुछ चित्रफलक तो ब्रश ब्रश होंगे, सही ना? ये जो हिस्सा है चित्रफलक का वो ब्रश है। तो मेरा क्या हो जाएगा? ओनली सेकंड और थर्ड, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सोल्व कर दो भाई। कर दोगे ना? अरे मेरे भाई, 2 और 5 को अगर मैं 5 की जगह 2 ले आऊंगा, तो बिल्कुल हो सकता है सोल्व। 15 ×
2/6 प्लस 10 माइनस 2 की जगह 5। ये 2 से 3 बार, 3 से 5 बार, तो 5 प्लस 10 माइनस 5, ये खत्म, 10 आ गया भाई। ए आंसर से आ गया, ए से ही आ गया, ऑप्शन से। नेक्स्ट, इसको खोलो। खोलने के बाद यह आकृति कैसी दिखेगी, एक चीज बताओ। खोलने के बाद एक बार बताओ, ये ऐसे खुलेगा, ऐसे खुलेगा, ऐसे ऐसे खुलते ही एक बार बताओ, ये जो ये है ना, ये जो बना रखा है, ये ऐसे करके ऐसे बन जाएगा। इनकी ये उल्टा होना चाहिए, ये बना दिया, ओके। इसमें सब में सही है, ओके। ये जो त्रिभुज है, ये ऐसे कैसे रहेगा, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, इनकी सब में ऐसे ही है, सब में ऐसे ही है, ओके। ये गोला तो ऐसे कैसे रहेगा, ओके, सब में ऐसे ही है। अब एक बात, ये आकृति खोली तो ये त्रिभुज उल्टा बनेगा, यानी कि ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे सब में ऐसे बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा, इसमें नहीं बन रहा, इसमें इन दोनों में बन रहा है। ये जो ये चीज है ना, ये क्या हो जाएगी, ये ऐसे कैसे होगी, ये ऐसे ऐसे करके ऐसे हो जाएगी। तो क्या सब में ऐसे ही हो रही है, नहीं सर, इसमें नहीं, इसमें हो रही है, लेकिन एक बात बताओ, इसमें ऐसे कैसे, ये भी ऐसे कैसे ही बनेगी, तो ये थोड़ी बन रही है, ये गलत हो गया, यानी कि मेरा आंसर हो जाएगा डी। अब देखो, मैं चाह रहा था इसको फटाक से भी करवा सकता था, लेकिन मेरा एक बार तो समझाना बनता है इसको। आज मुझे लग रहा है कि टाइम है मेरे पास। मैं जब भी ऐसी चीज आते है, मैं एक ही बात बोलता हूँ, प्लेस वैल्यू लिख लो, 4 1 25, 3 1 18 5, जोड़ दो इनको फटाफट। 5 और 30 और 33 34 52 और 57, 57 57 है, ये टोटल जोड़ा तो 57 है। 57 से 54 कैसे लाया गया, -3। क्या यही लॉजिक यहाँ पे बन रहा है? जे को मैं 10 लिखूंगा, 15 21 18 14 5 और 25, ये 25 21 46 64 78 78 83 108, 108 में से मैं -3 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 105। बिल्कुल, ये लॉजिक बन रहा है। अब देखो, एफ को मैं कितना लिख सकता हूँ, एफ को 6 लिख सकता हूँ, यू को 21 लिख सकता, 6 लिख सकता हूँ, फिर यू को 21, आर को 18, टी को 20, एच को 8 और ई को 5 और आर को 18। ये लो जोड़ दो भाई, 27 और 18 45, 45 और 20 65, 73, 73 5 78, 78 और 18 96। 96 में से 3 घटा दूंगा तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा 93। 28 में डी आंसर आ गया भाई, डी 29। एक चीज बताओ, कैसे पहुंचा जा सकता है, इन तीनों का कुछ लॉजिक है? देखो, ट्राई करो। अगर मैं पहली और दूसरी संख्या को जोड़ दूंगा तो कितना बन जाएगा, 117। अगर मैं यहां से इसको कितना, 42, सॉरी 42 नहीं 45, ये कितना है, 78 है, 78, वो ये कितना है, 30 है, 30। इससे मैं कैसे ला सकता हूँ, ये क्या, इसका 2/3 हिस्सा नहीं दिख रहा मुझे, 2/3। अगर मैं इसका 2/3 कर दूं तो क्या मुझे 30 नहीं मिल रहा? बिल्कुल। अगर मैं इसका 2/3 कर दूं तो ये कितनी बार जाए, 39 39 2 78। यानी कि क्या है लॉजिक, में आपको बताता हूँ। फर्स्ट प्लस सेकंड को जोड़ो, फिर उसका 2/3 ले लो, बस खत्म। ये कितना है, 48, 48 का 2/3 कितना हो जाएगा भाई, 32। तो ये तो मेरा आंसर नहीं होगा। ये कितना है, 51, 51 का 2/3 कितना हो जाएगा भाई, 17 34। तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। ये कितना हो गया, 60, 60 का 2/3 कितना हो जाएगा, बिल्कुल 40। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दिन रेखा पूर्व दिशा की ओर उन्मुख करके खड़ी है, यानी कि इधर इसका मुंह है, इस तरफ इसका मुंह, 90 डिग्री दाएं मुड़ती है और 45 डिग्री वामावर्त मुड़ती है। वामावर्त मतलब क्लॉकवाइज, ओके। अगर एक चीज बताओ, अब यहां से इसको सोल्व करो। एक इंसान पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, ये दाएं मुड़ेगी तो 90 डिग्री, ये इस साइड खड़ी है तो अब ये 90 डिग्री इधर हो जाएगी, इधर इधर, बिल्कुल सर, दक्षिण की तरफ उसका मुंह हो जाएगा। अगर मैं 45 डिग्री वामावर्त मुड़ूंगा, यानी कि
घड़ी की क्लॉकवाइज दिशा में मुड़ूंगा यहाँ से, समझना, तो कितना मुड़ूंगा, यहाँ जाएगा दक्षिण, कहाँ चला जाएगा, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। ओके, अगर मैं यहाँ से दक्षिणावर्ती यानी कि कितना एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से मैं 90 मुड़ूंगा तो क्या इस दिशा में नहीं आ जाऊंगा, इस दिशा में। और ये दिशा कौन सी है, 1 मिनट, वामावर्त का मतलब क्लॉकवाइज ही है ना। एंटी क्लॉकवाइज है यार, वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज। दोबारा करो भाई, दोबारा करना ही पड़ेगा आपको। ये क्या है ना, 90 डिग्री दाएं ओर खड़ा है। अरे यार, पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है, पूर्व की ओर। 90 डिग्री किस साइड मुड़ता है, दाएं ओर, यानी कि ये यहाँ मुड़ गया यहाँ। अब ये 45 डिग्री वामावर्त यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है, तो ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ मुड़ेगा यहाँ। अब ये 90 डिग्री कहाँ मुड़ेगा भाई, दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज। अब यहाँ से 90 डिग्री इस साइड मुड़ेगा, इनके दक्षिण पश्चिम में, डी आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम में। ओके, नेक्स्ट, नाम मात्र जीडीपी एक अर्थव्यवस्था में आर्थिक उत्पादन का एक आकलन है जिसमें इसकी गणना में क्या है, वर्तमान की कीमतें होती है, वर्तमान कीमतें शामिल होती है भाई। आप जब जीडीपी निकालते हो ना अर्थव्यवस्था में, तो वर्तमान कीमतों को देखा जाता है, ठीक है। महिलाओं ने किस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, तो मैंने कल के या परसों के मोग में बताया था, बारदोली सत्याग्रह में। किसमें दी थी, बारदोली सत्याग्रह में। सरदार वल्लभ भाई को जो वल्लभ भाई की उपाधि दी थी ना सरदार की, वह बारदोली सत्याग्रह की महिलाओं ने दी थी। अब मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कुछ चीजें बता देता हूं आप लोगों को। ये भारत के क्या है, पहले गृह मंत्री थे। कौन थे पहले गृह मंत्री, क्या बात सबको पता थी, बिल्कुल। इनके बारे में एक और चीज बता देता हूं, इन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, लौह पुरुष, बिल्कुल सर, लौह पुरुष कहा जाता है। इनके नाम से गुजरात में एक स्टेचू ऑफ यूनिटी खड़ी की गई है, कहां पे, दुनिया की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा किनकी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिसे क्या बोलते हैं, स्टेचू ऑफ यूनिटी, स्टेचू ऑफ यूनिटी। एक चीज बताओ, स्टेचू ऑफ यूनिटी का एक बार क्वेश्चन आया था, स्टेचू ऑफ यूनिटी के जो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार उसे, वास्तुकार कौन थे, तो वो थे राम सुतार। कौन, राम सुतार, राम सुतार। क्या आप लोगों को बात पता है, नहीं पता है तो लिख लेना। और सरदार वल्लभ भाई के पटेल के बारे में और क्या चीज है, एक और चीज बनती है, इनका जन्मदिन आता है कब, 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को। इस दिन को किस दिन के रूप में मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में, ठीक है। तो ये मुझे जो चीजें याद थी मैंने आप लोगों को बता दी, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आई। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किस अखबार की शुरुआत की थी, बताओ बताओ बताओ। सबको पता है, इंडियन ओपिनियन की। कब की थी, 1903 में, बस, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है, 22 मई 2025 को इजरायली बलों ने कथित तौर पर राजनयिकों के एक प्रतिमंडल के पास एक चेतावनी शॉट्स फायर किए जो किसी क्षेत्र का दौरा कर रहा था, जिसके कारण अंतरराष्ट्रीय निंदा हुई। यार ये नहीं पता मुझे, बाद में देख लेंगे। द लिविंग माउंटेन किसने लिखी है, बताओ। द लिविंग माउंटेन किसने लिखी है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये पहले भी मॉक में आ चुका है, अमिताव घोष ने लिखी। किसने, अमिताव घोष ने। इनकी दो, द लिविंग माउंटेन के लेखक कौन है, अमिताव घोष। अस्पृश्यता का उन्मूलन कहाँ लिखा गया है, सबको पता है, अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 19 के बारे में देखो, मैं ये डेली आने लग गया तो मैं सिर्फ आप लोगों को वैसे नॉर्मली बता दूंगा, लिखवाऊंगा नहीं। अनुच्छेद 19 में क्या दिया गया है, बोलने की स्वतंत्रता या फिर खुद को एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता, यानी कि मैं आप लोगों को बता दूं, बोलने की स्वतंत्रता दी गई है 19 में। कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है 19 अनुच्छेद में, तो 6 प्रकार की। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के मेंस में पूछा गया था 2022 में, कि
अनुच्छेद 19 के तहत व्यक्ति को कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई? तो 6 प्रकार की। अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? उपाधियों के अंत से। 16 किससे संबंधित है? नियोजन के विषय में सबको समान अवसर, यानी कि नियोजन का मतलब सरकारी कार्य, जहां भी दफ्तर या जॉब हो गई, बहुत सारी चीजें हो गई, वहां पे सबको क्या है ना, समान अवसर मिलेगा। ठीक है, 16 में ये लिखा हुआ है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 17। अच्छा, फिर वापस अनुच्छेद से आ गया क्या? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रावसान और विघटन से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 85। एक बात बता देता हूं, एक होता है, मैं हर बार बताऊं, सरला। एक ये ट्रिक होती है सरला की। ये स का मतलब क्या होता है? संसद, जो कि 79 अनुच्छेद में लिखा हुआ है। इसका मतलब राज्यसभा, जो कि 80 अनुच्छेद में लिखा हुआ है। कौन से अनुच्छेद में? 80 में। और ल का मतलब लोकसभा, जो कि लिखा हुआ है किसमें? 81 में। तो ये 3 अनुच्छेद में 3 चीजें लिखी हुई है। उम्मीद करता हूं आपको याद होगी, नहीं याद है तो याद कर लेना। प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है बताओ? चलो, सबको पता है विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटका में, हम्पी कर्नाटका में। चलो, विरूपाक्ष मंदिर को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था बताओ? चलो, 1986 में। ठीक है, 1986 में। चलो, ये बनाया किसने था विरूपाक्ष मंदिर? किसने बनाया था? विजयनगर के जो, विजयनगर मतलब के जो शासक थे ना, देवराय सेकंड। कौन? देवराय सेकंड ने बनाया था। ठीक है, ये किस भगवान को समर्पित है? चलो, किसको समर्पित है? भगवान शिव को, भगवान शिव को। ये किस शैली में बना हुआ है? तो ये बना है द्रविड़ शैली में, क्योंकि साउथ के सारे मंदिर किस में बने हुए हैं? द्रविड़ शैली में। और नॉर्थ के उत्तर शैली में, और दोनों का जो मिश्रण है वो, उसे वो क्या बोलते हैं? वेसर शैली। 3 शैलियां में अपने मंदिर बने हुए ज्यादातर। एक और चीज बताओ, चलो, हम्पी की जो हम्पी है ना, हम्पी, ये क्या थी हम्पी? ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, विजयनगर की राजधानी थी हम्पी। हम्पी किस नदी के किनारे है? चलो बता दो। ये तुंगभद्रा नदी के किनारे है। तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है बताओ? तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है भाई? कृष्णा की? शायद कृष्णा की होगी, मुझे भी, मैं भी भूल गया। चलो, इसका आंसर हो जाएगा क्या? सी। जितना मुझे याद था मैंने सब कुछ लिखा दिया भाई आप लोगों को। और एग्जाम ऐसे ही होना चाहिए, मॉक ऐसे ही होना चाहिए, तभी आप लोगों को देखने का फायदा मिलेगा। नहीं तो आके नंबर दे के चले जाओ, कोई मतलब नहीं। आयोजित आर्किटेक्ट सर्कल इंडिया फोरम 2000 भारत के किस शहर में हुआ है? तो ये हुआ है भाई कहाँ? न्यू दिल्ली में। मैंने अपनी करंट अफेयर की जो पीडीएफ है अपनी, क्या मतलब, जो इंडोलोगस वाले सर की डाली हुई है, उसमें न्यू दिल्ली है, इसमें आंसर है। विलियम हॉकिंस सम्राट जहांगीर से ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में मिले। तो कौन थे विलियम हॉकिंस बताओ? अंग्रेज थे, अंग्रेज। मैंने ये पहले भी बताया था। चलो, कब मिले थे बताओ? चलो बता दो फटाफट। 1608 में विलियम हॉकिंस। इनके समय, जो जहांगीर के समय, दो लोग आए थे। ये भारत में क्या चाहते थे? व्यापार चाहते थे। एक तो 1608 में है, एक कितना है? 1615 में। 1615 में कौन आया था बताओ? चलो, सर थॉमस रो। सर थॉमस रो। चलो, इसको किसने भेजा था? राजा जेम्स प्रथम ने, राजा जेम्स प्रथम ने। चलो, जहांगीर के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ी सी कुछ बता देता हूँ। चलो, और ये क्या है ना, यहीं पे ये जो सर थॉमस रो था ना, यही लेके गया था यहाँ पे सूरत में। इन्होंने क्या है, व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। व्यापारिक केंद्र, पहली जो यहाँ पे फैक्ट्री। ठीक है, अब एक चीज बताओ, इनके मतलब बायोग्राफी या पुस्तक है तुजुक ए जहांगीरी, वो किस भाषा में लिखी गई है? तुजुक ए जहांगीरी। देखो, लिखने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मेरे पास 13 मिनट ही है। तो किस भाषा में लिखी गई है? फारसी में। इनको कहाँ दफनाया गया था? इनका मतलब, इनका मकबरा कहाँ बना हुआ है? लाहौर में। इन्हीं के समय एक चीज है, इनको लाहौर में दफनाया गया था ना। इनको, इनका एक चीज है, इनके समय जो बनाई गई थी, एक महल बनाया गया था। कौन सा? सराय नूर महल।
ये किसने बनाया था, चलो बताओ। सराय नूरमहल ये बनाया था इनकी बेगम ने। किसने? नूरजहां ने। नूरजहां ने। ये कहाँ पे स्थित है सराय नूरमहल? पंजाब में। देखो ये मैंने सब कुछ समझा दिया किसके बारे में, जहांगीर के बारे में। ठीक है। अब जो जहांगीर से जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम इनसे, इनके अलावा नहीं पूछा जा सकता। जहांगीर के बेटे का नाम क्या है? शाहजहां, सबको पता है। ये क्या है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ दिया गया? अनुच्छेद 21 में। 17 में अस्पृश्यता का अंत। 20 में क्या दे रखा है? 20 में बता दो फटाफट, चलो। 20 में क्या दे रखा है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इनकी दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि मैं आप लोगों को दो दो चीजें आती है इसमें। एक चीज आती है कि आपको, आपने अगर कोई एक अपराध किया है तो उसके लिए एक ही सजा है। इनकी 10 है ना। और क्या था यार? चलो ये एक तो ये हो गया 20 में। चलो 26 20 में मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ एक और चीज है 20 में। आप अपने खुद के विरुद्ध गवाह नहीं बन सकते। ये दो चीजें, यानी कि एक तो चीज क्या है कि एक अपराध के लिए एक सजा, और आप खुद के विरुद्ध गवाह बनने के लिए आपको मजबूर नहीं किया जा सकता। 26 में क्या लिखा हुआ है? धार्मिक मामलों की स्वतंत्रता, इनकी कोई सा भी धर्म अपना सकते हो। इनकी इसका आंसर बी हो गया। ये क्या है? निम्नलिखित में से किसने भारतीय ओपन 2025 प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन कोपर इवेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता? नहीं पता भाई। एक वर्ष में उत्पादित वस्तु और सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय को दर्शाता है, सबको पता है। जो अंतिम और जो अंतिम मूल्य हो गया, ये अंतिम और तैयार जो वस्तु है ना, वो राष्ट्रीय आय को दर्शाती है। ठीक है। दिसंबर 2024 के पीआईबी फैक्ट शीट में उल्लेखित कौन सी नई मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक समुदाय अधिग्रहित निमोनिया के खिलाफ भारत की पहली स्वदेशी दवा के रूप में स्थापित की जा रही है? भाई नहीं पता मुझे। सराय नॉर्मल अभी बताया मैंने, इसी वजह से बोला था कि इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेंगे। अभी बताया सराय नूरमहल कहाँ है? पंजाब में। किसने बनाया था? नूरजहां ने। किसके समय बनाया था? किसके समय बनाया था बताओ? जहांगीर के समय। बराबर गुफा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार कर लो भाई, फटाफट विचार कर लो, टाइम नहीं है ज्यादा। बराबर गुफा है ना, ये मोनोलिथिक का ग्रेनाइट चट्टान के रूप में उभरा हुआ है? नहीं। नहीं उभरा हुआ है क्या? उभरा हुआ है शायद, है ना। पहला सही होगा। अशोक ने बनवाया था, बिल्कुल अशोक ने बनवाया था। इन गुफाओं में बौद्ध मूर्तियों के अलावा हिंदू और जैन मूर्तियां भी है? नहीं, बौद्ध मूर्तियां ये शायद इसमें। तो मेरा आंसर क्या होगा? केवल 1 और 2। राष्ट्रपति मुर्मू अप्रैल 2025 में पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस देश में गई थी? पता नहीं यार। किसका कथन था कि यदि कोई शासकीय निदेशक तत्वों की अवहेलना करता है तो निश्चित रूप से इसके लिए उसे जनता के प्रति उत्तरदायित्व तो होना पड़ेगा? बिल्कुल। ये जो कथन है ना, ये बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने दिया था। किसने? भीमराव अम्बेडकर साहब ने, बाबा साहेब ने। मुगल काल के दौरान सबदारों को अपना वेतन राजस्व कार्यों के रूप में प्राप्त होता था, जिसे कहा जाता था। मैंने कितनी बार बताई है, एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। जागीर 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 क्या है? 20वें पढ़ो। जनवरी 2025 में भारत ने किस क्षेत्र के एक अग्रणी वैज्ञानिक डॉक्टर के एस मणिलाल के निधन पर शोक व्यक्त किया है? नहीं पता। डॉक्टर के एस मणिलाल कौन थे? पता नहीं यार कौन थे, तो छोड़ो इसको फिर। 15 क्वेश्चन जीके में हुए हैं। अब 8 मिनट है और अपने पास पूरी साइंस बची हुई है, तो फिर निपटाते चलो भाई फटाफट। ये तो सही गलत के बारे में तो इसमें टाइम लगेगा, इसको छोड़ दो अभी के लिए, बाद में देखेंगे। एक वस्तु को उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर और फोकस दूरी f1 और f2 के बीच एक बिंदु पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो ये क्वेश्चन पहले भी आया, मैंने बताया था 2f2 से परे बनेगा। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। पिछली बार तो मैंने गलत कर दिया था शायद, है ना। एक तत्व का एक परमाणु क्रमांक 17 है तो कहाँ है सर? सबको पता है, जो परमाणु क्रमांक 17 है वह हेलोजन गैस से संबंधित है। किससे? हेलोजन गैस से।
हृदय के प्राकृतिक पेसमेकर के रूप में किसे जाना जाता है? तो मैंने बताया था ऐसे नोड को जाना जाता है। ये पहले भी आया और मैंने लिखवाया भी था कि लिख लेना, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आप लोगों से। एक डायनामो, ये तो कितनी बार आ चुका है यार, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है, डायनामो। निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल प्रोटीन से भरपूर होता है और अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा भोजन के पूरक रूप में? अभी तो मैंने कल ही बताया आप लोगों को, बताओ कल ही किसी मॉक में बताए। एक तो क्लोरेला होगा, क्लोरेला, यानी कि सी तो होगा ही होगा। तो कौन सा? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। तो होगा कौन सा? स्पायरोगेरा नहीं होता, प्यूरोनेरिया नहीं होता, तो कौन सा होगा? स्पायरोलाइना और क्लोरेला, यानी कि आंसर दोनों में से एक होगा। अगर आप तुक्का भी लगाओगे तो इन दोनों में से लगाओगे, इन दोनों में से। अब अगर आपको किसी भी ऑप्शन के बारे में अगर थोड़ा सा भी नॉलेज होगा स्पाई क्लोरेला के अलावा, तो आप लोग आंसर सही कर दो। ये मैंने कल ही बताया भाई। तो रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा और कौन से कथन सही है? धातु ऑक्साइड को मोल ऑक्साइड कहा जाता है, बताओ सही है? बिल्कुल सही है। अधातु ऑक्साइड प्रकृति में सारी होती है? नहीं बे, सारी नहीं होती, अम्लीय होती है। सभी अम्लों में रासायनिक गुण होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो मेरा कौन सा आंसर होगा? सिर्फ ए और 3, इनकी ए आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक गंभीर मानसिक बीमारी है जो किसी व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीकों को प्रभावित करता है? तो ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताई है कौन सी बीमारी है। ये क्वेश्चन पहले मॉक में भी आया, कौन सी? शिजोफ्रेनिया। निम्नलिखित में से क्या एक फ्रिज के शीतलन कारक के रूप, कूलिंग एजेंट के रूप में कौन काम करता है? मैंने आप लोगों को बताया कौन सा? अमोनिया, HNO3। कौन सा वाला? तरल अमोनिया तो एक ही है ना, खत्म। जो तरल अमोनिया है ना, वो क्या है ना, कूलिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है। किसमें? फ्रिज में। 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 3 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से गतिमान है और इसका अंतिम वेग क्या है? 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? मैंने इसका फॉर्मूला आप लोगों को बताया था। क्या बताया था? मैंने बहुत बार ये फॉर्मूला बता दिया, मैं भी आज भी लिखवा देता हूँ। गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 इंटू द्रव्यमान कोष्टक कौन सा? वेग, वेग 2 का स्क्वायर माइनस वेग 1 का स्क्वायर, बस। अब मान रख दो 1/2, द्रव्यमान कितना है? 10 केजी, V2 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और V1 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 1/2 इंटू 10 इंटू 16, तो 2 से ये 8 बार गया, तो कितना बच गया? 80 जूल, 80 जूल, 80 जूल, बस खत्म। सी मेरा आंसर हो गया। क्या मेरा आंसर हो गया भाई? समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ऐसा तो नहीं है वीडियो चलाए जा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक एंगस्ट्रॉम धारा में इलेक्ट्रॉनों की उचित संख्या कौन सी है? बताओ भाई। मैं बताया हूं पहले, कितना होता है? 6.25 इंटू 10⁻18। कहाँ है? ये रहा। ये तो आपको पता भी होगा ना यार, आप लोग साइंस। एक चीज बताइए, साइंस के 25 क्वेश्चन आते हैं तो आप लोगों को बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए ना, ये तो बेसिक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कितनी बार बता चुका? कौन सा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला क्या होता है? MgOH2, बस ये होता है। डी मेरा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है? बताओ, चलो बताओ 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 बताओ, किसका है? नहीं बता पाएंगे क्या यार? ये तो ऐसे तो मत करो यार। इसको क्या लिखा जा सकता है? NaHCO3, ये लिखा जा सकता है ना इसको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये किसका सूत्र होता है बताओ? बेकिंग सोडा का। बी। कितनी बार बताया है भाई? ये तो अपन 20 से 22 मॉक कर चुके हैं, 25 के मॉक, अच्छा 17 वो कर चुके हैं और ये 7वां चल रहा है भाई। 25 मॉक कर चुके हैं अपन। अब भी ये 3-4 बार बता दिया मैंने, अब तो मालूम होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? सबको पता है भौतिक परिवर्तन कैसा होगा। ये कोई ठोस वस्तु है, उससे क्या हो गया? द्रव बन गया, गैस बन गया, इसे भौतिक परिवर्तन बोलते हैं।
तो बर्फ का पिघलना, बर्फ पिघल के क्या बन जाता है, पानी। ये एक भौतिक परिवर्तन है। अभी मैं 0.4 केजी की गेंद की चाल को 1 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 3 मीटर प्रति सेकंड करने में कितना कार्य लगेगा। अभी मैंने फॉर्मूला बताया आप लोगों को, 1/2। कार्य बोल दो या गतिज ऊर्जा बोल दो, बात एक ही है। कितना द्रव्यमान, कितना 0.4, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, तो कितना 1/2 इंटू 0.4 इंटू 8, तो ये कितना हो जाएगा 4/1.6 जूल। खत्म। इसलिए क्या है ना, करना जरूरी है मेरे भाई। देखो अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया इसी का, देखो आजकल एग्जाम में भी क्या हो रहा है ना, मैं जब बात किया लोगों से तो वो कह रहे हैं कि भैया जो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ रहे हैं जो मान लो ये जैसे ये कॉन्सेप्ट आया, इसी कॉन्सेप्ट पे सेम दूसरा क्वेश्चन भी सिर्फ नंबरिंग चेंज करके, यानी कि संख्याएं चेंज करके सेम क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पूछ लिया गया है। तो ऐसा होता है एग्जाम में। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो फिर आप दोनों ही क्वेश्चन गलत कर दोगे। पत्तियों में क्या पाया जाता है, हरा रंग। हाँ, पत्तियों में जो नामक कौन सा होता है, क्लोरोफिल नामक हरा रंग द्रव होता है जो पत्तियों को सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करने में मदद करता है। वो जीव जो अपना स्वयं भोजन तैयार करते हैं, बताओ क्या कहलाते हैं, सबको पता है, स्वपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं स्वपोषी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, ऑटोट्रोप्स, ऑटोट्रोप्स कहलाते हैं। नेक्स्ट, यदि किसी सेल में समायोजित हो किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करती है, बताओ। मैंने आप लोगों को कितनी बार बताया, किस पे, 2n² के, 2n² के। यार ये तो कम से कम 10 बार आ चुका होगा भाई। देखो कुछ लोग सोचेंगे कि भैया बढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन सच में ही ये क्वेश्चन 10 बार आ चुके हैं। इसलिए मैं क्या है ना, फिर आप लोग बोलते हो कि यार ये एक प्रकाश किरण हवा से 1.45 के अपवर्तनांक वाले प्रकाशिक तंतु में प्रवेश करती है। यदि प्रकाशिक तंतु के सिरे पर प्रकाश की किरण का आपतन कोण 22 डिग्री है तो प्रकाशिक तंतु के अंदर अपवर्तन कोण क्या होगा। भाई नहीं पता मुझे यार, ये मुझे नहीं आता भाई। अभी सॉल्यूशन जब करेंगे तो करवा दूंगा सॉल्यूशन देख के, बाकी मुझे नहीं आता। निम्नलिखित में से खनिज आवश्यकताओं का कौन सा युग्म सभी है, आयोडीन, आयरन, हीमोग्लोबिन, बिल्कुल सही है। सोडियम किससे संबंधित होता है, सोडियम मनुष्य का जो रक्तचाप होता है, रक्तचाप इसको नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, पहला सही होगा डी। पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, सबको पता है, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है। सोडा वाटर जैसे वातित पेय में विलय के रूप में कौन सी गैस होती है, अभी मैंने कल या परसों में ही इसमें क्वेश्चन करवाया था, कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, चलो टाइम हो गया, अब आपके जो क्वेश्चन रहेंगे वो करवा देंगे बिल्कुल। 89 क्वेश्चन किए और लगभग सभी सही है। अपने को रीजनिंग में क्वेश्चन नहीं आया था, और ये चलो जो नहीं आए और जो रह गए मतलब वो करवा दे, अनअटेम्प्ट पे करते हैं, और जो रह गए वो करवा देते हैं फटाफट। आपका टाइम मैं खराब करूंगा नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्यानता के विषय में सही नहीं है। ये तरल पदार्थ का वो गुणधर्म है जिसके कारण ये इसके आसन्न परतों के बीच संबंधित गति का विरोध करता है, और श्यानता गुणों का गुणधर्म नहीं है। यार पता नहीं इसका क्या होगा, ए और डी क्या होगा भाई, बी और सी सही है केवल। ओके, श्यानता गुणों गैसों का गुणधर्म नहीं है, और तरल की श्यानता दबाव में वृद्धि के साथ कम होती है। ओके, इसका यह आंसर होगा। एक प्रकाश किरण हवा से 1.45 के अपवर्तनांक वाले प्रकाशिक तंतु में प्रवेश करती है। यदि प्रकाशिक तंतु के सिरे पर प्रकाश की किरण का आपतन कोण 22 डिग्री है तो प्रकाशिक तंतु के अंदर अपवर्तन कोण क्या होगा भाई, क्या होगा। ये भाई इसके फॉर्मूले हैं, आप लोग खुद से क्या करना, इसको ट्राई करना। अगर आप लोग ये देख लो एक बार, रोक के वीडियो को और देख लेना, मुझे नहीं आया समझ में। अब मैं पढ़ूंगा समझूंगा, इतने में टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट।
पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण का कम से कम कितना भाग होगा शैवाल पर? कितना, एक चौथाई, ए आधा भाग, ओके, भाग आधा भाग जो शैवाल द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से किया जाता है। रेडियोधर्मी आयोडीन का उपयोग सबको पता है, थायराइड ग्रंथि कैंसर के रोग निदान के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन नहीं करता? सबको पता है कौन? अनावर्ती, क्योंकि इसमें बीज होते ही नहीं। इसको जिम्नोस्पर्म बोलते हैं ना, हाँ, जिम्नोस्पर्म में बीज नहीं होते, ओके, सही है। इसमें क्या बीज ही नहीं होते तो कहाँ करेगा प्रजनन? ये रह गया भाई, ये क्या था लॉजिक इसका? दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटा दो, फिर दुगुना कर दो और -5 कर दो, यानी कि ये बोल रहा है कि दूसरी संख्या यानी कि 36 में से 21 घटा दो, कितना, फिर कितना कर दो, 15, दुगुना कर दोगे 30 आ जाएगा, और ये तीसरी संख्या में से अगर 5 घटाओगे तो 30 आ जाएगा। ऐसे ही 43 में से ये 22 घटाओगे, 22 में से सॉरी 24 मिलेगा, इसमें से अगर 5 घटा दोगे तो 48 आ जाएगा, ये आधा आ जाएगा, आधा 24। यानी कि क्या बोल रहा है, देखो सुनो, इन दोनों के जो अंतर है ना, उसका वो क्या है ना, 30 का आधा है, इनकी तीसरी संख्या में से अगर 5 घटा के अगर आधा कर दोगे तो इन दोनों का अंतर मिल जाएगा 15। 53 में से 5 घटा के 48/2 कर दोगे तो कितना मिल जाएगा, 24। तो इन दोनों के बीच का अंतर भी इसमें से देख लो, 39 में 5 घटा के 34 में से 2 कर दोगे 17, इन दोनों के बीच अंतर कितना हो गया, 17। बस ये लॉजिक है इसका। अच्छा क्वेश्चन है, 10% लोगों ने आंसर दिया है इसका, ये 1% लोगों ने इसका आंसर दिया है, तो पता नहीं क्या होगा। वेस्ट बैंक, पढ़ लेना इसको रोक के। निम्नलिखित में से किसने भारतीय ओपन 2025 प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन कॉपर इवेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है? कुछ नहीं जीता है, करीम एल टोर्की ने, ओके। ये भी खुद से पढ़ लेना भाई, मैं इसका आंसर बता देता हूं कौन सा है, नेफ्रिटोमाइसिन, ठीक है। ये पहली स्वदेशी दवा के रूप में स्थापित की गई है। राष्ट्रपति मुर्मू अप्रैल 2025 में पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस देश में गई थी, बताओ? वेटिकन सिटी में, वेटिकन सिटी में। नेक्स्ट, और आज का लास्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 में भारत ने किस क्षेत्र में एक अग्रणी वैज्ञानिक डॉक्टर के.एल. मणिकलाल के निधन पर शोक व्यक्त किया है? तो वनस्पति विज्ञान से संबंधित थे, कौन? डॉक्टर के.एस. मणिलाल, ठीक है। तो इसी के साथ आपके 25 के 25 क्वेश्चन समाप्त होते हैं भाई, ठीक है। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, वहां आप लोगों को पीडीएफ वगैरह मतलब जानकारी सारी मिल जाती है। और आप लोगों के एग्जाम चल रहे हैं तो भाई जिनका आगे आगे एग्जाम है वो कमेंट बॉक्स में अपना बता सकते हैं कि किस डेट को एग्जाम है। अपन इस सीरीज को कब तक रखेंगे, तो समझिए 15 मॉक, जब तक 15 मॉक होंगे तब तक कंटिन्यू रखेंगे। उसके बाद फिर अपन किसकी तैयारी करेंगे वो अपन डिसाइड कर लेंगे जब 15 मॉक हो जाएंगे, ठीक है। तब तक आधे लोगों के एग्जाम भी हो चुके होंगे। आप लोगों का चैनल है तो सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, वरना तो आप देखिए, आपको बस हेल्प मिल जानी चाहिए, आप लोग देख लीजिए, अगर ना भी सब्सक्राइब करोगे चलेगा, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ वीडियो से बेनिफिट मिलना चाहिए, आपका सिलेक्शन हो जाए मेरे लिए इतना ही काफी है बस, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में, तब तक के लिए बाय।